बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट रुकना भाई, ये ज़रा ओके। हाँ भाई, तहा पूछें सवाल जल्दी। अनम्यूट का मसला ये है कि यहाँ पे जिस स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ बिल्कुल शो रहा था बेटा ये। हाँ बिल्कुल, शुरू से आप आज की क्लास ले सकते हैं। आज का पिछली क्लासेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज बिल्कुल आप फ्रेश क्लास ले सकते हैं। जिसकी पहली क्लास है तो वो भी ले सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, सबसे पहले तो वेलकम, पहली क्लास है फ्रेशर की, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस्त जिन्होंने FAR 1 पास कर लिया। तो कितने लोग ऐसे हैं जो पास, वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके यहाँ पर आए? किस किस का पास हो गया FAR 1? वेरी गुड, चलो जी, वेरी गुड यार। अच्छा, आप कोई ऐसा जो यहाँ पर रिफ्रेशर का बच्चा हो? ओके, तो मैं पहले मतलब जैसे FAR 1 में भी मैंने ये बताया बच्चों को कि भाई रिफ्रेशर का पता होना बच्चों को लाजमी इसलिए है क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि मसला एक्चुअल में होता क्या है। मैं 2-3 मसले बता देता हूँ क्योंकि मैं अगेन एंड अगेन अगर मैं सुनता हूँ बच्चों की क्यूरीज और देखता हूँ तो पॉसिबल रीजंस ऑफ फेलियर मैंने निकाल लिया और साइड में कर ली है। पहला रीज़न, लैक ऑफ कोर्स कवरेज। अगर कोर्स कवर नहीं किया था तो पेपर फेल हो जाता है, क्योंकि बच्चा मतलब हिस्ट्री रही है मेरी FAR 1 में भी, ऑडिट में भी, FAR 2 में भी बच्चा मुझसे पूछता है, इवन फाइनल में भी, क्या मुझे इंपॉर्टेंट बता दें। मैं कभी ज़िंदगी में नहीं बताता, ना मैं कभी रिकमेंड करता हूँ कि भाई ये टॉपिक्स देख लेना, क्योंकि क्यों बिला वजह मैं आपको एक डायरेक्शन पे लगाऊं जो कि होना ही नहीं है। क्योंकि आप एग्जामिनर का पैटर्न देखें, वो हर एक चीज़ को क्या कर रहा है, वो टेस्ट कर रहा है। आप एग्जाम में देखें, सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं। तो पहले तो आपने ये मेक श्योर करना है कि भाई आपने कवरेज कितनी करनी है, 100%। सेलेक्टिव पे जाओगे, एग्जामिनर पूछ लेगा कहीं ना कहीं घुसा के, फिर वो मार्क्स आप लूज़ करेंगे। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है प्रैक्टिस। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑन टॉप होते हैं, लाइक इन द सेंस कि उनको जो क्विज दिया जाता है वो टाइम पे करते हैं, सवालात भी टाइम पे करते हैं, सारे सवालात करके बैठे होते हैं, तो उनकी पासिंग प्रोबेबिलिटी फिर यहाँ होती है। तो दो चीज़ें हैं पास होने के लिए। पहली, आपने सबसे पहले तो कवरेज कितनी रखनी है, 100%। दूसरी, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे पेपर गया हाथ से, सीधी सी बात है। कॉन्सेप्ट जितने भी अच्छे हों आपके, और अपने आप को डिसीव ऐसे नहीं करना कि अगर आप वही सवाल बार बार करेंगे ना तो आप तो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मुझसे हो रहा है। यानी लेट से कहने का मकसद ये है कि मतलब FAR 1 में मैंने 2-3 बच्चों से सुना कि सर हमें सवाल दिए गए थे और हमने वही 5, 6, 10, 15 बार कर ली है। तो भाई वो तो तुम्हें याद हो गया ना। तुम्हें अपने आप को असेस करना है, तो तुम्हें क्या देखना है कि नए सवाल हो पाते हैं। इसके लिए मैं भी तुम्हें सवाल दूंगा, तुम्हें भी चीज़ करना होगा। पर सब्जेक्ट क्योंकि बुक में जो 80, 90, 50, 60 सवाल हैं, पहले वो कर लो। ऐसा नहीं हो कि तुम दिल की तसल्ली के लिए मेरे पास आ रहे हो कि सर मजीद सवाल देते हैं, वो किए हुए नहीं है। तो पहले बोलूँगा वो चेक करा कि किए नहीं किए, और उसके बाद फिर सवालात मांगना मुझसे, सही है। तो इतने सारा बल के डेटा का। पर अगेन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सारे सवालात करो जो बुक में हैं, उसके आगे मुझसे मांगो। नहीं मांगोगे तुम्हारा अपना नुकसान है, सही है जी। तो चलें हम बिस्मिल्लाह करते हैं। शुक्रिया जी आहिल। चले जी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, क्योंकि डे इन डे आउट यही काम है, तो तुम्हें बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठा के वहाँ पर लेकर आएंगे। अगर तुमने इतनी सी भी बेसिक मिस की तो आगे तुमसे कभी भी हैंडल नहीं होगा। एक और बात बता दूं, FAR 2 में स्पेशली इसमें, और जो इससे पहले लीज करवा दिया, लीज जिसने किया उसको पता होगा, लीज की एक भी क्लास मिस होती है, आगे नहीं कनेक्ट हो पाते। यहाँ पे ऐसा उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि ये कोई 200 पेजेस का स्टैंडर्ड इटसेल्फ, तो उस 200 पेजेस में जितनी भी अंग्रेजी लिखी हुई है उसको मैंने छोटे छोटे माइनर कॉन्सेप्ट्स में कन्वर्ट किया हुआ है। तो वो सारे मिलते जाएंगे और सारे कैरी फॉरवर्ड होते जाएंगे। यानी आप लीज में भी आपने देखा होगा, या इवन FAR 1 में कैश फ्लो में देखा होगा, हम क्या करते हैं, हम एक कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं दूसरे सवाल में, दूसरे का तीसरे सवाल में। तो यहाँ पे भी यही होगा। तो एक भी क्लास आपने मिस नहीं करनी है, तो ये आपने मेक श्योर कर लेना है। चलें जी, व्हाट आर दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी तक 2 टॉपिक कवर हुए हैं बस, उसका मैं प्लानर शेयर कर दूंगा आपसे, सही ना। कि जिसने अगर रिफ्रेशर वाला जो बच्चा है, जिसने अभी फ्रेश शुरू किया है FAR 2, इन एक्सपेक्टेशन कि वो कह रहा था भाई FAR 1 में उसको मसला था,
अब वो डिसाइड करके बैठा कि FAR2 देना, तो उसको प्लानर बना दूंगा कि भाई ये लेक्चर्स आप इस टाइम पे ले लें, इस दिन पे ले लें, तो वो कवर हो जाएगा अलॉन्ग विद द क्विजेस। सही है, चलें आगे। हमने कहा कि भाई जब मैं आपसे पूछूं कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनाए जाते हैं, तो पहले इसकी आपने कहानी सुननी होगी। भाई मैंने कहा कि मैं एक कंपनी हूं, सही है, लेट्स से आप कह लें ABC लिमिटेड। मैंने क्या किया, मैंने XYZ लिमिटेड के जाके 100% शेयर एक्वायर कर लिए। कितने परसेंट बोले? 100% शेयर एक्वायर कर लिया। और आई होप कि FAR1 में मैंने आपको था, इस पे बात करते हैं पेपर कॉम्बिनेशन पे, पहले थोड़ा सा इस पे फोकस कर लेना जो आज का एजेंडा है, इसके बाद फिर बात कर लेते हैं इस पे, सही है, एंड में। शुक्रिया जी जरीर। चलें आगे। अब मुझे एक बात बताएं वापस से, मैंने कहा भाई मैं एक ABC कंपनी हूं, मैंने XYZ कंपनी के कितने शेयर खरीद लिए? 100% शेयर्स खरीद लिए। आप मुझे अपने आप से पूछ के एक बात बताएं कि क्या वो जो XYZ लिमिटेड है जिसके मैंने 100% शेयर्स खरीदे हैं, क्या उसका कोई भी डिसीजन मेरे बगैर हो सकता है? चलिए आप हम उसको थोड़ा सा लॉ से भी लिंक करेंगे। भाई अगर मैं ABC लिमिटेड हूं, याद रखना मैं ABC लिमिटेड हूं, इन्वेस्ट किसमें किया हुआ है? XYZ लिमिटेड के मैंने शेयर्स खरीदे हुए हैं। नहीं, कोई भी कनेक्टेड नहीं है। चलिए खैर वापस से भाई मैंने कहा कि अगर हम सीख रहे हैं कंसोलिडेशन, सही जी, व्हाट आर दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा भाई, ये समझने से पहले आपको पूरा मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि कंपनीज ऑपरेट कैसे होती हैं। मैं हूं एक इंडिविजुअल कंपनी जिसका नाम है ABC लिमिटेड। मैंने इन्वेस्टमेंट किसमें की हुई है? अच्छा, XYZ लिमिटेड के मैं पूरे 50% शेयर्स खरीद के बैठा हुआ हूं, सही जी। अच्छा, वो एक अलग कंपनी है, मैं एक अलग कंपनी है। जरा बात समझिएगा, जब वो एक अलग कंपनी है इन इट्स इंटायरिटी, तो कहने का मकसद ये है कि उसकी अपनी बैलेंस शीट होगी, उसका अपना P&L होगा, वो सारी चीजें अपनी होंगी, बट उस कंपनी का भी शेयर होल्डर मैं हूं और मेरी कंपनी का भी शेयर होल्डर मैं हूं। अब दो बातें कर रहा हूं मैं, उस कंपनी का भी शेयर होल्डर मैं हूं और मेरी कंपनी का शेयर होल्डर भी मैं ही हूं। मैंने दो बातें कही अगेन, उस कंपनी का शेयर होल्डर मैं हूं, मेरी कंपनी का शेयर होल्डर भी, पर उसका लीगल स्टेटस अलग है, मेरा लीगल स्टेटस अलग है। मैं कौन सी कंपनी हूं? पेरेंट नहीं, ABC लिमिटेड। वो कौन सी है? XYZ लिमिटेड। अच्छा, अब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि जब ऐसा सीन हो कि जो आपकी कंपनी जिसमें आपने 100% ओनरशिप की हुई है, 100% ओनरशिप की हुई है, तो वो टेक्निकली आपके ही कंट्रोल में है, यानी उसका कोई भी डिसीजन आपके बगैर नहीं हो सकता। अब आप अज्यूम करें कि आपकी 100% ओनरशिप नहीं भी है, बट आप 55% लेके बैठे हुए हैं, 55%, तो कहने का मकसद यह है कि कोई भी डिसीजन उस कंपनी का आपके बगैर हो सकता है, क्योंकि पावर किसके पास है? हमारे पास है, क्योंकि शेयर होल्डिंग के हिसाब से होती है ना। मैं तो 55% को तो बाहर में डालो, मैं क्या कह रहा हूं? 100% है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो जो कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूं? उसको मैं क्या कर रहा हूं? कंट्रोल कर रहा हूं। वापस से मैंने कहा भाई मैं हूं ABC लिमिटेड, सामने वाली कंपनी कौन सी है? XYZ लिमिटेड। मैं अपनी कंपनी का भी शेयर होल्डर हूं, उस कंपनी का भी शेयर होल्डर हूं। अच्छा, जब मैं उस कंपनी का भी शेयर होल्डर हूं तो कहने का मतलब यह है कि लिटरल मीनिंग में मैं अपनी कंपनी का मालिक तो हुई हूं साथ में। अच्छा, पर क्या ये कंपनियां अलग अलग हैं? यस, ये अलग ऑपरेट कर रही है, ये अलग ऑपरेट कर रही है, उसकी मैनेजमेंट अलग है, इसकी मैनेजमेंट, उसका टैक्स रिटर्न अलग फाइल होता है, इसका टैक्स रिटर्न, उसके अपने फाइनेंशियल्स हैं, मेरे अपने फाइनेंशियल्स हैं। जब मैं ये कह रहा हूं कि उसके अपने फाइनेंशियल्स हैं, मेरे अपने फाइनेंशियल्स हैं, तो इसको हम कहते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कहते हैं? अब आगे सुने। जब मैं कह रहा हूं कि उसके अपने FS हैं, मेरे अपने FS है, तो इसको हम कहते हैं सेपरेट FS। पर अब ये स्टैंडर्ड कह रहा है कि भाई आपने एक चीज तो ये बतानी है हमें कि सेपरेट आप क्या क्या कमा रहे हैं, सेपरेट आपके असासे कितने हैं, सेपरेट आपके एसेट्स कितने हैं। बट आप एक और चीज बताएं, आप एक और चीज बताएं कि अगर आप अपनी पूरी मिल्कियत बताएं कि आपकी पूरी मिल्कियत कितनी है, तो उस मिल्कियत के नाम को क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वापस से देखें, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब आप ये कहेंगे कि आप किसी कंपनी को कंट्रोल करते हैं। आप किसी कंपनी को, अगर लेट्स से मैंने एक XYZ कंपनी बनाई हुई है
XYZ कंपनी, तो मैं उसका शेयर होल्डर हूं, मैं उसका कितने परसेंट का मालिक हूं? 100% का। तो क्या मैं ये कहूंगा कि जो ये मैं ABC कंपनी जो मेरी है, ये तो मेरी है ही है, उस कंपनी ने किसी और कंपनी के 100% शेयर खरीद लिए हैं, तो क्या वो कंपनी का वजूद खत्म हो गया या वो अपनी जगह है? अपनी जगह है। मैं अलग ऑपरेट कर रहा हूं, वो अलग ऑपरेट कर रही है। अच्छा जब बच्चों मैं अलग ऑपरेट कर रहा हूं, वो अलग ऑपरेट कर रही है, तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग बनेंगे, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग बनेंगे, तो ये दोनों SACP में जमा होंगे। पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये कहता है कि भाई आप अपने शेयर होल्डर को ये बताओ आपकी टोटल मिल्कियत कितनी है, टोटल मिल्कियत कितनी है, क्योंकि लॉजिकल सी बात है, आप अपनी कंपनी के मालिक तो है ही हैं, साथ में किसी और कंपनी के मालिक भी हैं, तो आपने टोटल असासे भी बताएं। पर टोटल असासे कब बता पाएंगे? जब दोनों को मिलाएंगे, जब दोनों को मिला देंगे, तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाएंगे वो कौन से कहलाएंगे? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा अब देखो यहां पे इन्होंने लिखा है उनको मर्ज कर देंगे दोनों की मिलाकर तो कंसोलिडेशन हो जाएगी, बिल्कुल यही कह रहा हूं मैं भी कि वो अपनी अकाउंटिंग अपने FS बनाएगी, ये अपनी अकाउंटिंग अपने FS बनाएगी। इन दोनों को मिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? उस कंपनी की जो कंट्रोल कर रही है, उस कंपनी की जो, हमने अभी पेरेंट वगैरह का रिलेशन सीखा ही नहीं है ना, अभी तो हम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं। मैंने कहा वापस से, मैं एक कंपनी हूं, मेरा नाम है भाई ABC लिमिटेड, मैंने XYZ लिमिटेड के कितने फीसद शेयर्स खरीद लिए? अच्छा अब याद रखिएगा, शेयर्स खरीदने का हरगिज मतलब नहीं है कि उस कंपनी का वजूद खत्म हो गया, शेयर होल्डर चेंज हो गया है। शेयर होल्डर हो सकता है कि भाई इसके पास उस कंपनी के शेयर्स हों, मैंने बीइंग अ कंपनी इससे उस कंपनी के 100% शेयर खरीद लिए, तो क्या कंपनी चेंज हो गई या मालिक चेंज हुआ है? मालिक चेंज हुआ है ना। अब बताओ, मैं बीइंग अ इंडिविजुअल बंदा इस कंपनी का भी मालिक हूं, उस कंपनी का भी मालिक हूं, तो मेरी टोटल मिल्कियत कितनी है? ये या दोनों? दोनों। तो वो कह रहा है भाई वो भी अलग बताओ, ये भी अलग बताओ, पर क्योंकि तुम दोनों के मालिक हो तो तुम्हें एक काम ये करना है, तुम्हें दोनों को मिला के भी बताना। तो वो कौन से FS हो गए? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले बताओ यहां तक बात की क्लैरिटी है? पक्की बात है? एक बेसिक बात। अच्छा फिर वो कहता है कि भाई जब तुम कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड में एंटर होते हो तो सबसे पहले वो कहता है इसकी एक डेफिनेशन है, और डेफिनेशन है प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। मैंने कहा यार ये ग्रुप का मतलब बताओ क्या होता है? देखो कहना क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी, ग्रुप को एक करके बता दो। मैंने कहा भाई व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय ग्रुप? तो मैं नीचे गया, वो बोलता है ग्रुप का मतलब है पेरेंट और उसकी सब्सिडियरी, पेरेंट और उसकी सब्सिडियरी। मैंने कहा भाई चलो ये भी बताओ पेरेंट का मतलब क्या होता है? मैं आगे गया वो कह रहा है पेरेंट एंटिटी का मतलब है वो एंटिटी जो कंट्रोल करे एक या एक से ज्यादा एंटिटीज को। बहुत फोकस होकर सुनना, मैं कह रहा हूं पेरेंट एंटिटी वो एंटिटी होती है जो कंट्रोल करे एक या तो मुझे बताओ जो मेरी एग्जांपल थी उस केस में मैं कौन था? पेरेंट एंटिटी। क्यों? क्योंकि मैं कंट्रोल कर रहा था किसको? किसी कंपनी को। अच्छा फिर वो कहता है कि जिस कंपनी को आप कंट्रोल कर रहे हैं ना, वो कंपनी बन जाती है आपकी सब्सिडियरी, वो कंपनी बन जाती है अब इसको थोड़ा सा ब्रॉडर एक्सपेक्ट में सोचते हैं। मैं था लेट्स से XYZ लिमिटेड, मैंने XYZ लिमिटेड होते हुए किस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए? XYZ कंपनी बन गई पेरेंट, वो कंपनी बन गई सब्सिडियरी। कहने का मकसद ये है कि अगर मैं XYZ लिमिटेड हूं तो क्या मैं अपनी अकाउंटिंग नहीं करूंगा? वो अपनी जगह। तो क्या ABC लिमिटेड अपनी अकाउंटिंग नहीं करेगी? वो अपनी जगह। पर आपने एक काम करना है, इन दोनों को एज अ सिंगल एंटिटी प्रेजेंट करना है ग्रुप को, क्योंकि वो जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। आप कौन है? पेरेंट। अब वापस से रीड कर लो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं? हमने कहा भाई होते ये हैं कि मुझे प्रेजेंट करना है ग्रुप को एज अ, और ये इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि ये सारी चीजें कर करा के आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी पता हो कि असल में होता क्या। मैं चाहता पहले दिन से अकाउंटिंग शुरू कर लें, पर पहले समझ लेते हैं वापस से। मैंने कहा कंसोलिडेशन का वजूद क्यों आया? क्योंकि भाई आपको ये बताना होता है कि टोटल मलकियत पेरेंट की कितनी है। देखो एक तो सिंपल बात है ना, मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये तो पता लग रहा है।
पर असल वेल्थ कब पता लगती है? जब सबको मिला के देखो, सबको मिला के देखो। तो वो कहता है भाई प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। आपके आज के बाद मैं आपसे पूछूं ग्रुप के अंदर क्या आता है? पेरेंट और उसकी, अच्छा मैंने कहा पेरेंट कौन होता है? जो कंट्रोल करे किसको? एक या एक से। सब्सिडी कौन होती है? जिसको पेरेंट कंट्रोल करे। अच्छा अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर कंट्रोल कब आता है? व्हेन कंट्रोल इज ऑब्टेन्ड। देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, कंट्रोल कब आता है? व्हेन कंट्रोल इज ऑब्टेन्ड, जब आप 50% प्लस शेयर्स क्या करें? ओन करें। 50% प्लस शेयर्स ओन करें। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं 45% शेयर्स ओन करता हूं और कंपनी में कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो क्या मेरी चलेगी या 55% वालों की? अच्छा 55% वालों की क्यों चलेगी? क्योंकि आप बोलेंगे मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग उनकी है, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग उनकी है। तो अगर हम किसी एनुअल जनरल मीटिंग में बैठेंगे और मैं 50% प्लस लेके बैठा हूं, तो क्या मैं अकेला ही पूरी मीटिंग को रद्द कर सकता हूं? यस। मुझे किसी की नीड नहीं है। तो किसी की नीड नहीं है तो मेरा इस कंपनी पे क्या है? कंट्रोल है। कंट्रोल है तो मतलब इसकी हर एक चीज मेरी परमिशन के बगैर नहीं हो सकती। तो ये डेवलप होता है कंट्रोल जब आप कितना परसेंट ओन करें? 50% प्लस। अब एक एग्जांपल देता हूं, हो सकता है एग्जाम में पूछे। एक ग्रुप है एहतसलात पीटीसीएल वाला, जिसका ऑडिटर मैं हूं। अच्छा अब बात समझिएगा, गेम ये है उसके अंदर कि वो 100% ओन्ड नहीं है। बाज़ औक़ात होता क्या है, बाज़ औक़ात होता क्या, सुनिएगा, बाज़ औक़ात होता ये है कि भाई आपको कंपनी चलाने के लिए कुछ शेयर होल्डर चाहिए होते हैं जिनके पास नॉलेज होती है, जिनके पास बिजनेस करने का तहजीब और तमीज़ होती है, और एक के पास पैसा होता है। तो ये पार्टनरशिप नहीं है, ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है। अब लेट से उस बंदे ने 65% की इन्वेस्टमेंट की हुई है, 65% की, और मेरे शेयर्स कितने हैं? 35%। अच्छा अगर मुझे एक्सपर्टीज है तो हम शेयर होल्डर एग्रीमेंट करके लिख देते हैं कि इस कंपनी के जो भी डिसीजन होंगे वो ये 35% वाला लेगा। तो अब मेरी ओनरशिप कितनी है? 35%, पर फिर भी कंट्रोल कितना है? 100%। तो कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल डेवलप होता है या तो ओनरशिप से या तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट से। लेकिन अपने पास कंट्रोल डेवलप होता है या तो ओनरशिप से या तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट से। दो बातें कही हैं हमने। ऑनलाइन वालों यहां तक क्लैरिटी है भाई? कंट्रोल डेवलप होता है दो चीजों से, या तो ओनरशिप से या तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट से। शेयर होल्डर वाला रिपीट करते हैं, अभी कर देते हैं भाई। हमने कहा कि जैसे मैंने मल्टीपल क्लाइंट्स, मैं ईएफयू की एग्जांपल देता हूं। ईएफयू जनरल एक इटसेल्फ कंपनी है, उसने ईएफयू लाइफ के 49% शेयर्स खरीदे हुए। कितने? 49% शेयर खरीदे हुए। मुझे बताओ अभी इस हालात वाकयात में तुम सब बताओगे कि क्या ईएफयू जनरल ईएफयू लाइफ की पेरेंट एंटिटी है? क्यों? कंट्रोल नहीं है। यू कैन नॉट से कि वो मेरा सरमाया है। सरमाया कब होता है? जब कंट्रोल हो। जब आप बोलें कंट्रोल हो, पर सीधा हिसाब किताब है, जब आप बोलेंगे क्या हो? कंट्रोल हो, तब आपका सरमाया कहलाता है वो। क्योंकि आप फिर नहीं कह सकते ना मेरा सरमाया। अच्छा इसका मतलब ये है कि उस कंपनी में आपका स्टेक नहीं है, पर 49% की हद तक है, आपका कंट्रोल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते दिस इज माइन, मैं कुछ भी चाहूं तो हो सकता है, नहीं हो सकता। कुछ भी चाहो तो कुछ भी चाहो उसका होगा जिसके पास 50% से ज्यादा है। चलें अब इसने क्या किया हुआ है ईएफयू, इसकी ये तो मैं इसलिए इंफॉर्मेशन कह रहा हूं क्योंकि ये डिस्क्लोज भी हुई है। आप ईएफयू जनरल के फाइनेंशियल उठाएंगे, कंसोलिडेटेड उसमें दिखा हुआ सब ये कहानी। खैर कहने का मकसद ये है कि ईएफयू जनरल के पास 49% है। उसने जेएस बैंक से, जहांगीर सिद्दीकी कंपनी से एक एग्रीमेंट किया हुआ है। वो 11% का ओनर है ईएफयू लाइफ का। यानी अब तुम लोग मुझे बताओ ईएफयू लाइफ के कितने ओनर्स हो गए? दो, एक ईएफयू जनरल और जहांगीर सिद्दीकी एंड कंपनी। जहांगीर सिद्दीकी एंड कंपनी कितने हो गए? दो। बाकी कुछ और होंगे, आवाम होगी, हो सकती है ना आवाम? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा ईएफयू जनरल ने क्या किया हुआ है, ईएफयू लाइफ के जो 11% के शेयर्स हैं, 11% के शेयर्स हैं किसके पास हैं?
जहांगीर सिद्दीकी एंड कंपनी लिमिटेड के पास। अच्छा, JSCL के पास गया EFU जनरल, उसने बोला अपने वोटिंग राइट्स हमें सरेंडर कर दो। क्या कर दो? वोटिंग राइट्स। अच्छा, उसने बोला अगर डिविडेंड आएगा तो किसके पास जाएगा? बोलेगा आपके पास। उसने क्या किया? अपने वोटिंग राइट सरेंडर कर दी। इसलिए क्योंकि उसके पास तमीज़ तहजीब नहीं है इस कंपनी को चलाने की, क्योंकि EFU जनरल इटसेल्फ इनटू द इंश्योरेंस बिजनेस। ये अच्छा चलाएगा या जहांगीर सिद्दीकी अच्छा चलाएगा? ये अच्छा चलाएगा। तो कहने का मकसद ये कि उसने अपने वोटिंग राइट सरेंडर कर दिए। किसको? EFU जनरल को। अब बताओ इसकी ओनरशिप अभी भी कितनी है? 49%। पर जो 11% के वोटिंग राइट्स इसके पास है, अब मैं बैठूं मीटिंग में, क्या मुझे कोई चैलेंज कर सकता है? क्यों? तो सर मेरी ओनरशिप तो 49% है। कंट्रोल है आपके पास, आपकी चलेगी, क्योंकि आपके पास वोटिंग राइट्स कितने हैं? 50% से ज्यादा। तो आई होप आपको बेसिक बीच की लाइन क्लियर है। व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय कंट्रोल? कंट्रोल एस्टेब्लिश हमेशा ओनरशिप से नहीं होता, राइट से होता है कि राइट कितना है। अच्छा, अब अगर कोई सामने वाली कंपनी डिविडेंड देगी, EFU लाइफ की बात कर रहा हूं, मुझे कितना मिलेगा? 49%। तो बाकी क्यों नहीं मिल रहा? वो तो किसी और का है। मुझे राइट टू अर्निंग नहीं मिला है, राइट टू वोट मिला है। बस ये दोनों में फर्क है। यहां तक क्लैरिटी है? अब इधर देख लेते हैं, वोटिंग राइट गिव अप करने से JS ग्रुप को क्या फायदा होगा? अभी बताया ना भाई, वोटिंग राइट को गिव अप करने से भाई JS बोल रहा है मैं तो जाता ही मीटिंग में सिर्फ डिविडेंड लेने हूं, बैठ के सुनता हूं ना, मुझे कुछ बोलना होता तो क्या करूं मैं? इससे अच्छा अपने वोटिंग राइट किसको दे दूं? जो बंदा एक्सपर्टीज रखता है। भाई मुझे बताओ, अगर मैं एक कंपनी में शेयर्स लेके बैठा हूं, मुझे पता है मुझे उस कंपनी की नॉलेज ही नहीं है, और मुझे पता है मेरे साथ का जो बंदा है वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है, जो मेरे इंटरेस्ट में अगर काम अच्छा करवाएगा कंपनी से तो रिटर्न्स ज्यादा होंगे, जब रिटर्न ज्यादा होंगे तो डिविडेंड भी। तो रेदर देन मैं अपनी होशियारी करूं या किसी ऐसे बंदे को थमा दूं जो इंटेलिजेंट या नॉलेजेबल है, तो इन्होंने भी क्या किया हुआ है? नॉलेजेबल बंदे को दे दिया है। अच्छा, अब एग्जाम्पल है, एक फार्मा कंपनी है और EFU जनरल ने फार्मा कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 49% की। कोई बंदा अपने वोटिंग राइट इसको सरेंडर करेगा? नहीं, उसका बिजनेस ही नहीं है, उसका बिजनेस ही नहीं है। तो जहांगीर सिद्दीकी ने इसको वोटिंग राइट तो इसलिए सरेंडर किए, मैं तो बता रहा हूं वन ऑफ द रीजन कि इसलिए सरेंडर किए हुए क्योंकि तमीज और तहजीब इंश्योरेंस बिजनेस की किसको होगी? JSCL को या EFU को? तो उसने बोला भाई ये बिजनेस करेंगे, कमाएंगे तो प्रॉफिट ज्यादा तो इनका रिटर्न भी ज्यादा। ये बोल रहा है मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं, काम तो हो रहा है ना, तो इसलिए वोटिंग राइट क्या हो गए? सरेंडर हो गए। बात क्लियर है? ऑनलाइन बताओ, जल्दी बताओ, क्लियर है यहां तक? वोटिंग राइट में भी परसेंटेज है कोई स्पेसिफिक? बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, अगर वोटिंग राइट्स, तुम लोग मुझे बताओगे बच्चों अच्छे से, हाँ अभी तो हमने देखो अकाउंटिंग शुरू नहीं की, ये पूरी टेक्निकलिटीज है, तभी तो कह रहा हूं दिस इज वेरी डीप, इसमें बड़ी गेम्स हैं कंसोलिडेशन में, पर हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं, वापस सुनिएगा। अच्छा भाई, जरिए कह रहे हैं सर वी लर्न थ्रू CA कंपनीज एक्ट 2017 दैट देयर कुड बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स व्हिच मे डिफरेंट वोटिंग पावर सच एज 1 शेयर इक्वल टू 10 वोट्स। तो भी सर वोटिंग राइट्स, भाई ऐसी बात है, बात तो यही है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से बिल्कुल सही कह रहा है भाई। जिस बंदे के पास AGM के वोटिंग राइट्स 50% प्लस होंगे, क्या उसका कंट्रोल होगा? सिंपल कहानी है। आइडियली जब हम AGM में बैठते हैं ना, तो एक वोट इक्वल टू एक शेयर, ऐसा ही है ना आइडियली। पर अगर डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स हैं आपके और उस क्लास में ऐसी मस्ती है कि एक शेयर के 10 वोट है, तो वो भी काउंट करो। पर काउंट करने के बाद 50% प्लस होना चाहिए, तब आपका क्या आ जाएगा? कंट्रोल। और अगेन क्या 50% प्लस पे कंट्रोल आता है? ये वोटिंग राइट्स है, दैट्स इट। फिर उसके आगे की अकाउंटिंग बात की बात है। यानी हमें सबसे पहले बच्चों ये देखना है कि जब मैं कंसोलिडेशन की बात करता हूं तो उस कंसोलिडेशन के अंदर मुझे ये देखना है कि क्या मैं किसी कंपनी को कंट्रोल करता हूं। जवाब आ गया यस, तो आप बनाएंगे कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? एक अपने और एक उसके जो आपकी सब्सिडी, दोनों को मिला देंगे। यू नीड टू प्रेजेंट आवर ग्रुप एज अ, साथ बोलेगा, यू नीड टू प्रेजेंट आवर ग्रुप एज अ, यानी मुझे पूरे ग्रुप को एज अ सिंगल एंटिटी प्रेजेंट करना। आज के बाद मैं आपसे पूछूं व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय ग्रुप? पेरेंट कौन होती है? जो सब्सिडी को कंट्रोल करे। कंट्रोल कब आता है? जब आपके पास वोटिंग राइट्स 50% से ज्यादा हो। क्या वाकई में शेयर्स होना लाजमी है? शेयर होल्डर एग्रीमेंट भी हो सकता है। ये हमने बात कर ली, यहां तक कोई मसला?
अकाउंटिंग अभी सीखते हैं, जल्दी बताएं ऑनलाइन वालों, जल्दी से। इंटरेस्टिंग पार्ट तो अभी है इसका, जल्दी से बताओ प्लीज। क्लियर है? एकदम क्लियर है? सर एक कंपनी क्यों चाहेगी कि कोई पेरेंट कंपनी बने? भाई इसलिए बने ना, वो ये चाह नहीं रही है पेरेंट कंपनी बने। चलो मुझे बताओ, JSCL बैठा हुआ है, एक एग्जाम्पल है। तुम वैसे कभी दोस्तों यार में बैठते ना, कि मैं कल की एग्जाम्पल देता हूँ भाई। हम रात के 12 बजे बैठे हुए, मैंने क्लास की तैयारी वैयारी कर ली, FAR 1 की, FAR 2 की, ऑडिट की। अब मुझे फ्रेश होना था, मैंने कहा लूडो खेलना है। क्या करना है? लूडो खेलना है। अच्छा भाई जब लूडो खेलना है तो हमने पुगम की, जो यूजुअली हम करते हैं। भाई पुगम में तो ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ अ सिंगल वोट, ऐसा ही है ना। मैंने कहा भाई मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं उस्ताद हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त और स्टूडेंट वो सब हैं। मैंने कहा मेरे कितने वोट हो गए? 4। मेरे कितने हो गए? 4। बाकी हमारे 5 दोस्त और थे। अच्छा भाई मेरे दोस्तों ने क्या किया, अपने वोटिंग राइट मुझे सरेंडर कर दी है। क्यों? क्योंकि जिन 2 को खेलना था लूडो वो भी मेरे ही फेवर में है ना, तो पुगम करने की नौबत ही नहीं आई। पुगम करने की भाई सीधी सी बात है, 4 मेरे पास, 1 आ गया, फिर पुगम जीत भी जाए तो क्या कोई मसला है? या विन विन सिचुएशन है? तो वो कह रहा है कि सर ऐसे क्यों उसको मस्ती है कि वो पेरेंट कंपनी उसको बनने देगा। भाई ऐसा भी हो सकता है, बात समझें। मैं आपको गेम बताता हूं मार्केट में चलता क्या है। अगर EFU जनरल को ये राइट सरेंडर नहीं करे तो कितना परसेंट है इसके पास? 11% है। किसके पास? JSCL के पास। EFU के पास सेल्फ कितना है? 49%। अच्छा अब अगर वो EFU से टसल हो जाए ना JSCL की, तो फिर JSCL पता है क्या करेगा? पहले मार्केट के सारे शेयर होल्डर्स को पकड़ेगा, बोलेगा आज अपन मिलके ना इसकी बजाते हैं, इसकी कोई चलने नहीं देंगे। इसके लिए आसान क्या? इसके साथ हो जाना या मार्केट के साथ हो जाना? इसके साथ हो जाना। मार्केट के साथ जाएगा, किसके शेयर होल्डर को, इंडिविजुअल शेयर होल्डर को कहां ढूंढेगा? या एक ही बंदे को, चौरंगी को ढूंढे जिसके पास कितने हैं? 49%। यार कुछ तो इन्फ्लुएंस होगा ना, मतलब 11% दिया हुआ है उसको, तो कुछ तो बोलेगा ना उसको कि भाई मेरे ब्याह पे तू भी बोल। पर इसका मतलब ये है कि वोटिंग राइट सरेंडर करने का मतलब है कंट्रोल तो आ गया, पर सुनेगा तो सही ना उसकी। ऐसा तो नहीं उसको देख के अल्लाह हाफिज बोल दिया। वोटिंग राइट्स देने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो तू करना चाहता है कर ले। हाँ वो कर सकता है, तो पीछे से बोलेगा भी तो ना कि मैं शेयर होल्डर एग्रीमेंट को खत्म कर रहा हूं। फिर बात समझ आ रही है? तो ये बिजनेस सेंस होते हैं। तुम्हारा क्या चाह रहा है भाई? दे दिए तो हाँ बिल्कुल सर, 50% प्लस मोर होनी चाहिए, ये वोटिंग राइट थोड़ा होना चाहिए। और डज इट मीन द सेम? भाई देखो इधर हसीब, जल्दी तुम लोग जवाब दो जल्दी से। इधर हसीब कह रहे हैं कि सर 50% और मोर शेयर्स होने चाहिए, वोटिंग पावर होना चाहिए। भाई एक तो बेसिक उसूल में आपको बेवकूफ़ बनाऊं तो मैं बोलूं भाई 50% ज़्यादा शेयर्स होंगे तो होगा नहीं, लाजमी नहीं है ना, वोटिंग पावर होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि किसी के पास 50% प्लस शेयर्स हों और वोटिंग पावर 50% से ज़्यादा ना हो सकता है। बिजनेस नहीं आता, उसने शेयर होल्डर एग्रीमेंट किया। एहतसलात इज द बेस्ट एग्जांपल, PDCL वो गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट के शेयर्स में 50% से ज्यादा है, फिर भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड नहीं है क्योंकि उसके वोटिंग राइट सरेंडर हुए हैं एहतसलात दुबई को, वो वहां से मैनेज करती है। तो कहने का मकसद ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अच्छा इसकी कंसोलिडेशन कौन करता होगा? PDCL की एहतसलात। तो सर ये तो ओनरशिप तो गवर्नमेंट की है, 50% कंट्रोल है बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डर एग्रीमेंट, बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डर एग्रीमेंट। यहां तक बात क्लियर है भाई? चलिए जल्दी से एक बार कंफर्मेशन दे दो ऑनलाइन वाले तो आगे चलें। कंट्रोल अगर सीख गए। खैर आगे, और बहुत टेक्निकल बात करूंगा अब। अगर मेरा किसी कंपनी में 70% शेयर्स का मालिक हूं, अगर मैं किसी कंपनी में 70% शेयर्स का मालिक हूं, तो क्या मेरा कंट्रोल है? कितना परसेंट? 100%। कंट्रोल कितना है? 100% है। तो मैं कंसोलिडेशन भी 100% करूंगा। लिखो अपने पास, अगर मेरी ओनरशिप, ये लिखोगे अपने पास, अगर मेरी ओनरशिप 70% है तो मेरा कंट्रोल 100% है। सही जी, यहां पे लिख दिया ओनरशिप अगर 70% है तो कंट्रोल कितना है भाई? 100%। हम यहां पे दिखा देते हैं ये। अच्छा अब बात समझें। अब आपका दिमाग ये चल रहा होगा कि सर फिर कंसोलिडेशन कैसे होगी? बात समझिएगा प्लीज सुकून से। अभी मैंने अकाउंटिंग नहीं सिखाई, बात होता है, मैं सिर्फ बातें कर रहा हूं, क्योंकि ये बातें अगर क्लियर नहीं होंगी ना तो आगे पे कंसोलिडेशन अजाब है। क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, हम उसको पूरी एक इलस्ट्रेशन को कवर कर सकते हैं आज। वापस से, मेरी ओनरशिप कितनी है? कंट्रोल कितना?
मैं आपको प्रूफ करता हूं आज भाई, इस कंपनी का एक चीज भी तुम्हारी परमिशन के बगैर इधर उधर नहीं हो सकती। तो कंट्रोल तो डेफिनेटली कितना परसेंट है? हाँ, ओनरशिप कितनी है? तुमसे पूछता हूं, ये सब्सिडरी जो भी कमाएगी मुझे कितना मिलेगा? 70%। मुझे कितना मिलेगा? कंट्रोल कितना है? बाकी जो 30% ना वो है एनसीआई। वो कौन है? आगे जाके कॉन्सेप्ट आएगा इसका। एनसीआई का मतलब होता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। क्या होता है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब है वो कंपनी के मालिक जो इस कंपनी को कंट्रोल नहीं करते, वो कंपनी के मालिक जो इस कंपनी को कंट्रोल। आपका सवाल मुझसे होना चाहिए कि सर फिर कंसोलिडेशन कितने परसेंट होगी? मैं कहूंगा 100%। एग्जाम्पल सुनो कैसे। आप सारे एसेट्स को सब्सिडरी के उठा के अपने पास लाओगे, सारी लायबिलिटीज को अपने पास लाओगे, कितने परसेंट आ गई? 100%। आप बोलोगे इन सब में एक 30% का हिस्सा एनसीआई का है, तो वो उस बैलेंस शीट में दिखा दोगे। तो क्या कोई नाइंसाफी हुई या प्रेजेंटेशन में फर्क आ गया? अच्छा, वैसे अगर आपकी 100% ओनरशिप होती तो क्या कोई एनसीआई होती? अच्छा, एनसीआई कैसे निकलेगी, क्या होगा, अभी नहीं सीखा। समझाने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि अगर ओनरशिप 70% है तो कंसोलिडेशन 100% होगी। कंट्रोल कितना है? 100%। कंट्रोल 100% है, कंसोलिडेशन भी। अब आगे एक एक करके सुनो। मैंने कहा जब मैंने कंसोलिडेशन 100% की, सिर्फ पिक्चर बनाओ कि जब मैंने कंसोलिडेशन मेरे बच्चों 100% की तो 30% तो मेरे बाप के तो एसेट नहीं है ना, 30% किसके हैं? एनसीआई के। तो वही एनसीआई का हिस्सा मैं कंसोलिडेटेड एफएस में दिखाऊंगा। मैं बोलूंगा पूरे एसेट्स तो मैं लेकर आ गया हूं, पर ये पूरे मेरे, इसमें से इतना हिस्सा किसका है? तो यानी हम ये कहना चाह रहे हैं, सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एनसीआई एक नई फॉर्म की इक्विटी है। एनसीआई एक न्यू फॉर्म की। अच्छा, वैसे आप जो भी कमाते हो रिटेन अर्निंग में डालते हो, बाखुदा भाई, जो भी कमाते हो रिटेन अर्निंग में जाता है। पर यहां पे जो भी कमाओगे आपका पैसा अपना रिटेन अर्निंग में जाएगा, और एनसीआई का एनसीआई की, क्योंकि उसकी इक्विटी अलग है, आपकी इक्विटी। तो क्या वो इक्विटी एक ही कंपनी की है ना? पर इस बार इस केस में इक्विटी के कितने हिस्से बनेंगे? एक आपका, एक उसका। मुझे कोई सिनेरियो बताओ जिसमें एनसीआई हुई नहीं। 100%। तो उसमें जो भी है सब आपका, एनसीआई को दिखाने की नीड नहीं है। तो कोई आपसे पूछे मुसीबत क्या है आपको एनसीआई को दिखा रहे? भाई क्योंकि बोलेंगे मैं कंसोलिडेशन कितने परसेंट कर रहा हूं। तो जब मैं 100% हिस्सा लेकर आ रहा हूं अपने फाइनेंशियल्स में, तो पूरे एसेट्स तो मेरे नहीं है, उस पूरे एसेट्स का 30% किसका है? तो क्या एनसीआई को दिखना चाहिए? यस, मैं नीचे इक्विटी में पोर्शन दिखाऊंगा कि दोज एसेट्स व्हिच हैव बीन क्लब्ड अबव, उसमें से 30% किसका है? एनसीआई का। पर क्या हमने ये सीखा कि कैसे निकलेगा, या सिर्फ बातें ही की हैं? बातें की इन ऑर्डर टू हैव अ क्लियर व्यू कि कंसोलिडेशन कितने परसेंट होगी? 100%। ये बात आपने भेजे में फिक्स कर लेनी है। यहां तक कोई मसला? एनसीआई हमारी लायबिलिटी नहीं, वो इक्विटी ओनर है। वो कौन सा ओनर है? हमारे लिए लायबिलिटी थोड़ी ना है, क्योंकि अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, मैं अभी प्रूव करता हूं, हमारे लिए लायबिलिटी नहीं है, तुम एसेट्स से लायबिलिटीज लाए, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करते हो इक्विटी आती है। वो इक्विटी तुम्हारी है पूरी, ये एनसीआई भी है। तो तुम पूरे ग्रुप को देखो ना, तो ग्रुप में तुम पेरेंट के अपने एसेट्स भी हैं, सब्सिडरी के भी हैं, पर सब्सिडरी का एक मालिक और भी तो है, सिर्फ उसको वो कंट्रोल नहीं करता, तभी उसका नाम क्या है? एनसीआई। बात क्लियर है? तो वो पूरी पिक्चर, पूरी कैलकुलेशन हम सीखेंगे, पर पहले व्यू होना चाहिए कि चल क्या रहा है। चलें जी, अब एक दो सवालात। भाई एक सवाल आया कि सर अगर कंपनी 50% ओन करती हो, यानी मेरी 50% ओनरशिप है, आपकी 50% ओनरशिप है, तो क्या ये कंट्रोल है या ज्वाइंट कंट्रोल है? ज्वाइंट कंट्रोल की अकाउंटिंग होती है आपकी IFRS 11 में, जो कि आपका कोर्स का पार्ट नहीं है। तो पहले हम कंट्रोल सीख लेते हैं। सही है, ये सवाल हो गया। अच्छा भाई, अगर XYZ का पेरेंट ABC एंड ABC का भी कोई पेरेंट हो, तो बेटा पहले तुम एक तो सीख लो। ये बोल रहा है मेरा भी कोई पेरेंट है, तो वो क्या करेगा? चलसी पहले यूं तो सीख ले कि ये इधर जा रहे हैं। ये बोल रहा है इसको कोई पेरेंट हो, बोलेगा उसका कोई पेरेंट हो, उसका कोई पेरेंट हो। भाई एक सीख ली तो वो भी सीख जाओगे ना खुद भी। नहीं यही बात समझ भाई, अगर मैं कह रहा हूं कि ये पेरेंट है, ये सब्सिडरी है, तो जो मैं इसके लिए कर रहा हूं वो मेरे लिए करेगा। मुसीबत क्या है इसके अंदर भाई? सिंपल रखो, पहले क्या सीख रहे हैं? हमारी एक सब्सिडरी कहानी खत्म। और ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, ये सी फाइनल के हैं, कुछ वहां के लिए रखो।
सही है जी, ओके। आगे जी, यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा तुम्हें, मैं क्योंकि ये अजीब सा पता नहीं, एक तो एक्सपायरी का वो आ गया है, इनको क्लियर होगा। मैं पहले ब्रीफ कर देता हूँ ये पूरा, सही ना, फिर कॉपी करने दूंगा, सुकून से समझ लो। यहाँ पे आपको एक XYZ कंपनी दिख रही है, ऐसा है, ये रही XYZ कंपनी, और दूसरी कौन सी है? ABC। अच्छा, हम जरा यहाँ पे इसको यूं देख लेते हैं। अच्छा, XYZ कंपनी ने ABC कंपनी के कितने % शेयर एक्वायर किए हैं? कौन सी तारीख पे? 1 जनवरी 2021। अगले 30 मिनट से बोलना है मैंने, 30 मिनट, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स केस होता ही है। पहले मैंने सिर्फ तुम्हें यह समझाया कि कंट्रोल क्या होता है, पूरी डेफिनेशन चिपकाई है। अब मैं आपको बता रहा हूं असल कंसोलिडेशन होती कैसे है। पर यहां तक बता दो, ग्रुप का मतलब पता है? व्हाट इज कंसोलिडेशन, ये पता है? जल्दी बताओ, व्हाट इज कंसोलिडेशन? प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ, अच्छा, इफ यू प्रेजेंट अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी, तो वो इसलिए ना ताकि टोटल मिल्कियत पता लगे। याद है ऐसा ही है? किसकी मिल्कियत? पेरेंट की, बिल्कुल सब सही बोला। कंसोलिडेशन की जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि मालिक वो है। अच्छा, अगर मैं ओनरशिप 70% रखता हूं तो कंट्रोल, तो कंसोलिडेशन तो किसी और का हिस्सा अपने पास ले आए, एनसीआई भी दिखा देना, कहानी खत्म हो जाएगी। यहां तक हमें बेसिक क्लियर है। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दो यार, प्लीज जल्दी से। क्लियर सारे बच्चे भाई, जल्दी। ओके, अब ये सिनेरियो है, हम सीख रहे हैं टू बी वेरी क्लियर, पहले दिन की अकाउंटिंग जब कोई कंपनी मेरी सब्सिडरी बनी है, तो हेडिंग डाल लें अपने पास, डे 1 अकाउंटिंग विद 100% ओनरशिप। लिखो अपने पास, डे 1 अकाउंटिंग विथ 100% ओनरशिप। डे 1 अकाउंटिंग विथ 100% ओनरशिप। क्लियर? ओके, अब हम जरा इसको थोड़ा मैनेज करते हैं, क्योंकि बीच में ये चौरंगी आई हुई है इधर। आप ये देखें, ये तारीख कौन सी है पहले बताओ? जनवरी 1, 2021। और मेरी आपसे इल्तिजा होगी, जब मैं कॉपी करने का बोलूंगा तब करना, तुम्हारे पास सिर्फ कैलकुलेटर होना चाहिए। ये केस समझा दिया ना तो गेम ओवर है। ये पहली बुनियाद है ये तुम्हारी कंसोलिडेशन की, सही है? इधर देखना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें कैसे लेके चलना है। 200 पेजेस को ब्रेक किया हुआ, तो इसका मकसद ये है। अभी तो सिर्फ हमने शुरू के एक पैरा किया कंट्रोल का और कुछ डेफिनेशंस कवर किए। इधर मैंने कहा कि भाई ये XYZ लिमिटेड है, ABC लिमिटेड है, ABC लिमिटेड XYZ लिमिटेड की सब्सिडरी बन चुकी है 1 तारीख को जनवरी को 2021 में। कहानी सुनते हैं कि एक्विजिशन से पहले हुआ क्या होगा। एक्विजिशन से पहले हम क्या कह रहे हैं, जो XYZ लिमिटेड है वो ABC लिमिटेड को खरीदने गई होगी। अच्छा, ABC लिमिटेड के पास में गया हूंगा या इसके शेयर होल्डर के पास? ये बात याद रखना, मैं किसके पास गया हूंगा? क्योंकि एक बेसिक आइडिया मैंने आपको कैश फ्लो में सिखाया था, यहां पे रिपीट कर देता हूं। जब एक कंपनी स्टेब्लिश होती है ना, उस वक्त वो शेयर इशू कर देती है, उस वक्त वो शेयर इशू। तो जब ये ABC लिमिटेड स्टेब्लिश हुई होगी ना, तो उसने शेयर इशू किए होंगे। और इसका, यार ये मोबाइल बंद कर देना, और उसका जो शेयर होल्डर है वो ABC लिमिटेड का वो पैसे देके अब वेट कर डिविडेंड खाता होगा, दैट्स इट। अगर ABC लिमिटेड का शेयर होल्डर किसी को अपने शेयर्स बेच भी दे, तो क्या ABC लिमिटेड बंद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, या अपनी जगह रहेगी? उसका मालिक चेंज हो जाएगा। बस ये बात याद रखनी है, ये भूलना नहीं है, खुदा के वास्ते। उसका मालिक क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। शेयर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है, क्योंकि अगर मुझे कंपनी बनानी है, मैं कंपनी एस्टेब्लिश करूंगा, पैसे इंजेक्ट करूंगा, शेयर इशू हो जाएंगे। ये कंपनी मेरी है, शेयर सबूत है। यहां तक क्लैरिटी है? आगे सुने अब फोकस के साथ। कहानी सुन रहे हैं एक्विजिशन से पहले की। मैं गया ABC लिमिटेड के पास, ABC लिमिटेड के पास या ABC लिमिटेड के शेयर होल्डर के पास। मैंने कहा जानी मुझे कंपनी खरीदनी है, उसमें कितने %? मैंने बोला 100%। इसने बोला 100% खरीद लो। मैंने कहा तुम्हारे शेयर्स कितने हैं? कितने शेयर्स हैं इसके? 100 शेयर्स हैं। तुम्हें कैसे पता? डिवाइड बाय 10 कर लें। 100 शेयर्स आ गए, मेरे को 100 के 100 खरीदने। किससे? शेयर होल्डर से। मैंने कहा शेयर होल्डर भाई मुझे प्लीज़ यार ये सब्सिडी बेच दो, मेरा बहुत दिल है।
कंपनी खरीदनी है मैंने। उसने बोला भाई दिल तो है, पैसे तो बताओ। सामने वाला बंदा मुझे कह रहा है मुझे 3,000 में ये कंपनी बेचने को तैयार है, 3,100 में। कितने में? 3,100 में। वापस कह रहा हूं 3,100 इज द अमाउंट ऑफ एसेट्स, इज द अमाउंट ऑफ एसेट्स। अच्छा भाई ये कौन कह रहा है मुझसे? शेयर होल्डर कह रहा है। चले यहां पे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं। हमने कहा शेयर होल्डर भाई कह रहे हैं कि आप मुझसे ये खरीद लें कितने पे? 3,100 पे। ये बात चल रही है मेरे बीच में और अच्छा हम हैं कौन? XYZ लिमिटेड। बात किससे कर रहे हैं? ABC लिमिटेड के शेयर होल्डर से। हम XYZ लिमिटेड है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यहां का मैनेजमेंट का कोई बंदा बात कर रहा है। बात क्लियर है? आगे अच्छा भाई उसने कहा कि भाई 3,100 लेंगे। मैंने कहा क्यों भाई? उसने बोला भाई हमारे एसेट्स आपको कितने दिख रहे हैं? 3,100। मैंने कहा यार शायद आप भूल गए कि किसी कंपनी की वैल्यू एसेट नहीं नेट एसेट्स होते हैं। उसने बोला यार ये कैसी बात हो गई? मैंने कहा अभी तुम्हें प्रूफ करते हैं। मैंने कहा भाई तुम्हारी जो कंपनी मुझे चिपका रहे हो तो तुम्हारी असल वर्थ जो है वो लायबिलिटीज माइनस करने के बाद है ना। यानी आज अगर मुझे गरीब की वैल्यू देखना चाहो तो आप देखो कि मेरे पास पैसा कितना है और मुझे लोगों को देने कितने हैं, और लोगों को देने ज़्यादा ही होंगे तो मैं नेगेटिव में हूँगा। समझने की बात यह है। तो कहने का मतलब ये कि अगर मेरे पास एसेट्स हैं तो क्या किसी भी बंदे की नेट वर्थ देखने के लिए क्या उसके एसेट्स देखोगे या उसकी लायबिलिटीज माइनस करोगे? तो आप बोलोगे इसकी वर्थ इतनी है, इस वैल्यू इतनी है। पहले तो यहां तक बात समझ आई। तो आज के बाद अगर हम जब भी बात करेंगे तो किसी भी कंपनी की वैल्यू को देखना है तो एसेट देखोगे या नेट एसेट्स? लायबिलिटीज को माइनस करवाने के बाद। ये पहली बुनियाद है। तो शेयर होल्डर कह रहा है चलो यार सही है, मैं मान गया, तुम सही कह रहे हो। मैंने ये लायबिलिटीज को माइनस किया। लायबिलिटीज कितनी है भाई? 300 की। ये क्या है? नेट एसेट्स। कितने के? 2,800 के। यहां तक कोई सवाल? अच्छा मैं किसके पास गया था? ABC के शेयर होल्डर के पास। ABC के शेयर होल्डर को मैंने कहा मुझे कंपनी चाहिए। उसने कितने बोले? 3,000। मैं उसको देने पर राजी हो गया या वो गलत कह रहा था? क्योंकि उसकी असल वर्थ जो नेट वैल्यू बनती है वो उसकी लायबिलिटी को कटाने के बाद ये आ गया। अच्छा मैंने 2,800 उसको निकाल के देने लगा था। मैं कौन? XYZ देने लगा था। उसने बोला बेटा सवाल होशियारी नहीं, ये जो तुम बुक देख रहे हो ना, ये वैल्यूज जो आ रही है बुक से आ रही है, ये बुक वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है? वापस से कह रहा हूं, वापस से कह रहा हूं, वापस से कह रहा हूं। वो कह रहा है कि तुम्हारी बात मान ली मैंने, पर जो तुम बेटा ये वैल्यू देख रहे हो ये बुक से उठ के आ रही है। ये कौन सी वैल्यू है? बुक वैल्यू है। तो मैंने कहा यार मैं नहीं समझ रहा, मैं भी नन्ना बन गया। मैंने कहा हम नहीं समझ रहे। बोला भाई बुक वैल्यू का मतलब है जो बुक से ड्राइव हुई है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू है। खरीदा होगा, डेप्रिशिएट हुआ होगा तो ये बची होगी। मैंने अपने एसेट को फेयर वैल्यू मॉडल पे नहीं रखा हुआ। तो आप अगर मेरी असल औकात या कीमत देखना चाहते हैं तो पहले इस एसेट की वैल्यूएशन कराएं। अच्छा मैं सब्सिट्यूट कर रहा हूं, तुम कराओ ना। उसने बोला मेरा काम नहीं है। काम किसका है? आपका है। वापस से कह रहा हूं काम किसका है? आपका है। तो मैंने कहा सही है भाई, हमारा काम है, हम मार्केट में चले गए। अब जरा बात समझिएगा, ये देखें नीचे यहां पे लिखा हुआ है फेयर वैल्यू ऑफ पीपी एज एट जनवरी 1, 2021, यानी एक्विजिशन डेट पे कितनी है? 2,900। नीचे 2,900। वापस से मैंने कहा मैं जब कंपनी देखो, तभी तो कह रहा हूं कॉम्प्लेक्स है। तो एक कहानी समझोगे तो पूरा क्लियर है गेम। क्या कंपनी खरीद ली? बातें चल रही हैं। खरीदने गया, कितनी वैल्यू बोली जल्दी बताओ? 3,100। हमने कहा 3,100 गलत है, क्योंकि आपकी नेट वर्थ देखी जाएगी लायबिलिटीज को माइनस करवाने के। हम कहेंगे नेट वैल्यू इतनी है आपकी, हम इतने देने को तैयार है। हमने जब माइनस किया तो आंसर कितना आ गया? 2,800। क्या वो इस पे मान गया या वो एक बात कह रहा है जो कि सही कह रहा है ये बुक वैल्यू है? आप फिर इंसाफ की बात करें कि आप अगर मेरी कंपनी को देख रहे हैं तो वो फिर फेयर वैल्यू होनी चाहिए। उसने वैल्यूएशन कराई या हमने कराई? मस्ती किसकी? हमारी। वैल्यूएशन भी हम कराएंगे, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। चलें जी, हम गए मार्केट में, हमें पता लगा ये एसेट जो इसकी किताबों में पीपी है, किताबों में पीपी है, कितने का है? 2,500 का। उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? अब एक जवाब दो, क्या सब्सिट्यूट ने अकाउंटिंग गलत की हुई है या उसने कॉस्ट मॉडल को फॉलो किया है? क्या आपका IAS 16 अलाउ करता है?
अगर IS 16 अलाउ करता है तो वो अपनी गलती पे नहीं है, पर ये तो मैं वैल्यूएशन के लिए कर रहा हूँ ना, मुझे कंपनी खरीदनी है। तो मुझे वो शेयर होल्डर कह रहा है कि भाई सही है, आप यहां पे करें एक एडजस्टमेंट जिसका नाम है, कौन सी एडजस्टमेंट? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। कितने की? भाई एक बात बताओ, 3100 के अंदर 2500 है, कितने पे होना चाहिए? कितने पे? 2900 पे। कितने से कम है? तो मैंने एडजस्टमेंट पार कर ली, 400 से बढ़ा दी। भाई पीपी को बढ़ाऊं, पूरे एसेट्स को बढ़ाऊं, बात एक ही है ना। वैल्यूएशन किसी एसेट की हो रही है पूरी कंपनी की, और पूरी कंपनी में एक ही एसेट है जिसकी वैल्यूएशन हुई, हमने कर दिया उसको, हमने बोला ये। अच्छा अब मुझे बताओ, ये आ गई फेयर वैल्यू कितने की भाई? 3500 की। यहां तक क्लियर है? इस एरर के लिए सॉरी, बट ये तो क्लियर है ना, फेयर वैल्यू आ रही है। चलें जी, अब मैंने कहा लायबिलिटी में कोई चेंज है या ये सलंग है? ये सलंग है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो मैंने कहा भाई ये आ गया। अच्छा अब मुझे बताओ, अब जो मैं अमाउंट की बात कर रहा हूं, ये 3200 आया, ये एसेट्स की वैल्यू है नेट एसेट्स की? अच्छा, यानी इसकी नेट वर्थ है। एक बात बताओ, अगर ये आज अपनी कंपनी को खड़े खड़े बेचे तो इतने मिलेंगे? 3000। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा अब सबसे पहले हमने 2 स्टेप्स किए हैं। सबसे पहले हमने नेट बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स देखा। क्या देखा? यानी किसी कंपनी की औकात देखनी हो, किसी कंपनी की औकात देखनी हो, आप उसके फाइनेंशियल उठाएं, और उसके फाइनेंशियल उठा के एसेट देखेंगे, नेट एसेट्स। एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करवाने के बाद, ऑनलाइन वालों यहां तक क्लैरिटी जल्दी बताओ, पहला स्टेप है आपने नेट एसेट्स और सब्सिडी देखने, कौन सी डेट के? एक्विजिशन के। नेट एसेट्स कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू। उसको किस पे ले जाना है? अच्छा फेयर वैल्यू के अंदर आपके सामने मैंने एक पीपी की एडजस्टमेंट की है, कितने की? और 400 रुपए की एडजस्टमेंट ऐसे है ना, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि भाई मेरे फाइनेंशियल्स में जो पीपी रिकॉर्डेड है वो 2500 पे, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 2900। तो कितने का शॉर्टफॉल? मैंने कहा भाई इसको डाल के देख लेते कितनी वैल्यू बनती है। तो हमने कहा भाई अब आपकी नेट वैल्यू जो बनती है फेयर वैल्यू के हिसाब से वो कितनी है? 3200। मैं जेब से निकाल के देने लगा 3200, उसने बोला होल्ड ऑन, मैंने नाम भी कमाया है, गुडविल। बात समझे? उसने बोला बेटा तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, तुम आज अगर मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बनने आते ना, अगर कंपनी शेयर इशू कर रही होती, मेरी बात को फोकस होकर सुनना, अगर कंपनी शेयर इशू कर रही होती तो वो शेयर प्रीमियम पे इशू होता, वो शेयर। तो मैंने कहा अगर वो शेयर प्रीमियम पे इशू होता तो कंपनी के नाम पे पैसे हैं, कंपनी के नाम के पैसे हैं। पर अब देखो एक बीच की लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, क्या ये शेयर कंपनी इशू कर रही है या उस वही इशू शेयर घूम रहे हैं? वही इशू शेयर, कंपनी कोई एंट्री नहीं कर रही है। बात याद रखना, ये जो आपकी सब्सिडरी है कुछ भी नहीं कर रही, एबीसी लिमिटेड कुछ भी नहीं कर रही, इसका शेयर होल्डर कर रहा है। तो शेयर होल्डर से भी ये समझा रहा है कि भाई अगर तुम कंपनी से भी शेयर लेने जाते हो और वो इशू करती तो वो प्रीमियम पे करती। तो मैंने जो इतना शेयर्स को रखा हुआ था, सेका अपने पास, बिजनेस किया, तो शेयर्स की कोई वैल्यू तो है ना। तो यानी जो आप बुक वैल्यू देख रहे हैं उसको फेयर वैल्यू पे लेके गए हैं, उससे ऊपर मुझे पैसे चाहिए, उससे ऊपर मुझे पैसे चाहिए। और बाकी पैसे जो दे रहे हैं आप किसके दे रहे हैं? गुडविल के। अब बहुत बारीक बात कहने वाला हूं, सुनना। मैंने कहा गुडविल के पैसे दे रहे हैं, अच्छा आप बहस करो मुझसे। मैंने कहा गुडविल तुम्हारी किताबों में कहाँ है? आप सब्सिडरी की बुक्स देखें, आपको कहीं गुडविल दिखती है? नहीं दिखती। उसने बोला बेवकूफ़, गुडविल मेरी किताबों में इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने में बनी। कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजरेबल। ये कौन कह रहा है? सब्सिडरी का शेयर होल्डर। भाई सब्सिडरी का शेयर होल्डर ये कह रहा है, यानी उस कंपनी का शेयर होल्डर ये कह रहा है मुझे पता ही नहीं है गुडविल कितने में बनी, ना किसी कंपनी को पता होता है। एसेट कब रिकॉर्ड होता है? जब कॉस्ट कैन बी। भाई गुडविल नहीं है, पर वो एक ऐसा एसेट है जिसकी कॉस्ट मालूम नहीं हो सकती है। तो अच्छा फिर अब हमारा सवाल है, तो तुम्हें कैसे पता है? पहले मार्केट पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं कि इतने की खरीद सकते हैं हम कंपनी। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं कि एक शेयर्स का कितने का है? 35 का है। तो मार्केट उसको वैल्यू दे रही है 35 की। तो क्या कभी वो बेवकूफ मुझे 35 से कम पे बेचेगा? नहीं। यानी अगर मैं एक काम करूं यहां पे आप लोगों के सामने, अगर मैं एक काम करूं, मैं कहूं कि भाई मैंने 100 शेयर्स खरीदे और एक शेयर कितने का है?
तो मैंने कहा 100 इंटू कितना हो गया। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, और ये बहुत टेक्निकल बात यहां पे करूंगा, इधर समझ के, क्या मैं कह सकता हूं कि मैं 3500 जो दे रहा हूं किसको, शेयर होल्डर को, इस 3500 में एसेट्स के लिए कितने दे रहा हूं, जल्दी बताओ। 3500, 3500, वापस से सुनना 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 फोकस के साथ। ही तो आप वैसे तो नंबर आपको मैच दिख रहा है, वापस से ये 3500 जो मैं अपनी जेब से दे रहा हूं, इसमें सब्सिडी के एसेट्स के लिए कितने दे रहा हूं, और लायबिलिटीज माइनस करूं तो कितने, 3200। यानी क्या मैं कह सकता हूं कि मैं उसके नेट एसेट्स के लिए 3200 दे रहा हूं, और बकाया ऊपर जो दे रहा हूं वो क्या है, गुडविल है। वो किसके पैसे हैं, गुडविल के। तो यानी हम ये बात कह सकते हैं कि सर जो मैंने बकाया पैसे उसको दिए हैं वो किसके हैं, गुडविल के। यानी ओवर एंड अबव, यानी ज्यादा पैसे दे रहा हूं उसे गुडविल के, जो कि मुझे देने नहीं चाहिए थे, पर क्योंकि मार्केट देने को तैयार है तो मजबूरन मुझे इतने पैसे देने होंगे। अच्छा वापस से, जब भी मैं किसी कंपनी को खरीदने जाता हूं तो पहला स्टेप बता रहा हूं ताकि हम बाद में एक एक करके लिखेंगे। पहला स्टेप, क्या मैं सबसे पहले उस कंपनी की वैल्यू देखूंगा, यस, पर वैल्यू देखूंगा तो वैल्यू देखने के लिए मुझे उस कंपनी के उस दिन के फाइनेंशियल चाहिए। ये रहे, इस कंपनी के फाइनेंशियल में मैंने एसेट लिया या लायबिलिटी लिया या नेट एसेट्स लिया। अच्छा मैंने एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस किया, मुझे मिल गया नेट एसेट्स। ये रहे, जब नेट एसेट्स मिल गया तो ये नेट एसेट्स की बुक वैल्यू है। मैं इसको किस पे लेकर गया, कितने की एडजस्टमेंट की, 400 की। मुझे पता लग गया कि ये कंपनी खड़े खड़े बिके तो कितने की बिक सकती है, 3200 की। पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस कंपनी के लिए कितना पे करने को तैयार है, 35। ये बिडिंग चल रही होगी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो स्टॉक एक्सचेंज इसके लिए जो मार्केट पार्टिसिपेंट से कितने पे करने को तैयार है, 35। क्या ये कभी बंदा मुझे इसे सस्ते में बेचेगा? सामने वाला बंदा कह रहा है कि इसके ऊपर जो भी पैसे हैं वो कंपनी की गुडविल के हैं। मैंने कहा उसकी कंपनी की गुडविल उसकी किताबों में रिकॉर्ड होगी नहीं, क्योंकि वो ऑफ द बुक्स होती है, वो एग्जिस्ट तो करती है पर वो कभी हमारी किताबों में रिकॉर्ड नहीं होती, क्योंकि उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पेरेंट एंटिटी है इसने एक एंट्री बनाई होगी, बहुत फोकस होकर सीखने यहां पे पहुंचाना था मुझे, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, 3500 से। अच्छा अब मैं एक चीज कर रहा हूं, यहां पे मैं गया ऊपर, मैंने बैलेंस शीट में देखा पेरेंट एंटिटी की इन्वेस्टमेंट आ रही है, भैया इन्वेस्टमेंट आ रही है। अच्छा ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है कितने की आ रही है, 3000। सिखाने का मतलब ये था कि ये जो 3500 है ऐसे निकला होगा, ये 3500 ऐसे निकला होगा। यानी अगर मैं तुम्हारे लिए यहां पे समअप करूं उसको, 3500 में इस सब्सिडी के नेट एसेट्स हैं, हाँ या नहीं, प्लस गुडविल है। यानी अगर मैं यहां पे आपको ये बात सिखा पाऊं और समझा पाऊं, पहले मैं उसको जरा शो पे कर लूं। मैंने कहा सर यहां पे इसको अगर हम कंक्लूड करें 3500 के अंदर, सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं भाई बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ, यहां पर, हाँ जी, नेट एसेट्स कितने हैं, 3200। अच्छा नेट एसेट्स 3200 के जो हैं बच्चों वो फेयर वैल्यू पे हैं, फेयर वैल्यू पे, क्योंकि मैंने उसके 2500 के लिए 2500 पे किए, 2900, तो मेरे लिए वो ज्यादा है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, नेट एसेट्स के अलावा इसके अंदर एक और चीज क्या है, हमने कहा नेट एसेट्स के अलावा बच्चों इसके अंदर आ रही है गुडविल, कितने की, 300 की। तो यानी अब मैं अगर कंक्लूड करूं कि ये इन्वेस्टमेंट्स जो कंपनी कर रही होती है ना, वो हवा में नहीं कर रही होती है, वो किसी ना किसी चीज की रिफ्लेक्शन होती है। और ये इन्वेस्टमेंट जो इसके अंदर आ रही है मेरे बच्चों, ये इन्वेस्टमेंट जो इसके अंदर आ रही है इज द रिफ्लेक्शन ऑफ कितनी थिंग्स, 2 थिंग्स, नेट एसेट्स। समरी बताऊं इसकी, सामने वाली सब्सिडी का पूरा स्ट्रक्चर इस इन्वेस्टमेंट में, सामने वाली सब्सिडी का पूरा स्ट्रक्चर मेरी इन्वेस्टमेंट के अंदर है, वो भी फेयर वैल्यू पे, वो भी, और ऊपर भी कोई चीज है, वो क्या है, गुडविल है। ये बात समझ आ रही है? दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन द मार्केट, कि वो कंपनी के लिए मैंने जो पे किए, जितने ज्यादा पे किए वो भी इसके अंदर है। आप सबसे मैं पूछूं, इस इन्वेस्टमेंट के अंदर, इस इन्वेस्टमेंट के अंदर सब्सिडी का पीपी मौजूद है, इस इन्वेस्टमेंट के अंदर सब्सिडी का पीपी मौजूद है, 2500 पे, 2900 पे, तुमने ही रीवैल्यू किया था। इस
इन्वेस्टमेंट के अंदर सब्सिडीज की लायबिलिटीज मौजूद हैं, यस, नेट हुई हुई है इसके अंदर, तो जब इसके अंदर नेट हुई हुई है तो वो भी उसी वैल्यू पे जिस पे होनी चाहिए। पर इस इन्वेस्टमेंट के अंदर एक और ओवर एंड अबव भी चीज है, गुडविल। क्या वो गुडविल, प्लीज सुनना, क्या वो गुडविल सब्सिडी की बुक्स में थी? क्यों? कॉस्ट कैन नॉट बी, पर मेरी बुक्स में इसलिए मौजूद है क्योंकि मैं कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकता हूं, मुझे पता है मैंने कितने ऊपर पैसे दिए हैं। पहले तो बात समझ आई, पक्की बात है। सब्सिडी इसलिए नहीं कर सकती उसको पता नहीं है गुडविल कितने में बनी। हाँ, गुडविल की फेयर वैल्यू होना अलग बात है, कॉस्ट होना। अच्छा, अब तुमसे एक पूछता हूं, अज्यूम करो इस शेयर की वैल्यू और ऊपर जाती है, तो वो भी गुडविल की वजह से जाएगी ना। तो फिर मुझे पता है कि कितने में बनी गुडविल, या बन गई खुद ही? बन गई खुद ही। तो फिर अब जब मुझे कोई खरीदेगा वो कैपिटलाइज करेगा, इसके ऊपर वैल्यू जा रही है वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो तो बाय द पैसिव ऑफ टाइम बन जाएगी ना, जब अच्छा बिजनेस करोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे। एक एग्जांपल है भाई, अगर मैं यहाँ पे अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, जैसा अहमद पढ़ा रहे हैं या कोई भी पढ़ा रहा है, एक इदारे का नाम बना ना, मुझे एक बात बताओ मेरी शेयरिंग में, मेरी सैलरी में, सर अहमद की शेयरिंग में, सर अहमद के पैसों में, सैलरी में, क्या तुम ये अलग कर सकते हो कि गुडविल कितने में बनी? क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली कहता है कि आपके नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स में से आप वो खर्चा अलग कर ही नहीं सकते जो कि किसके लिए यूज हुआ, गुडविल बनाने में। पर हाँ अगर कोई एक्वायरर है और हमसे ये वेंचर खरीदना चाहे तो हम जितने ऊपर पैसे लेंगे वो किसके होंगे? पर वो हमारे लिए फेयर वैल्यू ऑफ गुडविल होगी, उसके लिए क्या होगी? कॉस्ट ऑफ गुडविल। और फिर वो वापस से नाम बनाए तो फिर वो रीमेजर नहीं कर सकता, फिर वो जो उसको खरीदेगा उसके लिए कॉस्ट होगी। पहले बताओ यहां तक बात की क्लैरिटी है? चलें जी, ये तो कंसोलिडेशन हुई नहीं, ये तो अभी सिर्फ सीखा है कि इन्वेस्टमेंट निकलती कैसे है। यहां तक कोई मसला है? इसको मुझे प्लीज इन सब में एक चीज बताओ, क्या उस कंपनी का वजूद खत्म हो गया है या मालिक चेंज हो गया है? कौन है मालिक? वेरी गुड यार, XYZ लिमिटेड। क्या XYZ लिमिटेड ने आंखें बंद करके कंपनी एक्वायर की सब कुछ देख के? क्या उसने नेट एसेट्स देखे, वैल्यूएशन करवाई, ऊपर पैसे दिए, सब कुछ देख? नहीं, नेट एसेट्स को देखते हैं। बस देखो एक सवाल आया इनका कैसा लगा, व्हाट इफ शेयर प्राइस नीचे होती तो फिर वो ऐसी कंपनी होती कि जिसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है यानी प्रीमियम तो है पर इतना नहीं है कि मैंने नेट एसेट से ज़्यादा पैसे दिए, उससे कम दिए हैं पैसे, तो ऐसा हो सकता है। उस सूरत में हमें गेन हो जाता है। मैं इन्वेस्टमेंट तो फिर भी उतने भी लेके आऊंगा ना, कम वैल्यू पे, फिर कंसोलिडेशन में फर्क आ जाता। तो अभी वो करके दिखाता हूं आगे, सही है? ये तू तो चलसी अभी बाहर चक्कर लगाने गया था ना। वो मैं दे दूंगा अलग से, इमरान, मुजम्मिल इमरान, सही है भाई? ये देख लें, गुडविल इंटेंजिबल है, छू सकते हो गुडविल को? हाँ भाई, गुडविल एसेट है नहीं है? किसके लिए? नहीं, बात समझे, गुडविल एसेट पेरेंट के लिए भी था, सब्सिडी के लिए भी था, शेयर होल्डर के लिए। फर्क कितना था, सब्सिडी ने इसलिए नहीं रिकॉर्ड किया हुआ था, उसको पता नहीं था गुडविल कितने में बनी है। उसकी तो कॉस्ट, उसकी तो नॉर्मल कॉस्ट में से बनी ना, वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे तुम ARDD गुडविल में देखो, नीचे अली भाई गार्ड है, वो अगर तुम लोगों को प्यार से देखते हैं तो वो भी एक एलिमेंट है, सही है ना? तो वो उसकी सैलरी में से कितना प्यार का कंपोनेंट है, कितना चौकीदारी का है, तो वो नहीं डिटरमाइन हो पा रहा। टीचर सैलरी ले रहा है, यहाँ पे एडमिन तो अगर तुम्हें अच्छे से फैसिलिटेट कर रही है, जो कि नहीं करती, सही है, तो उसका कितना कंपोनेंट है। अब टीचर की सैलरी में से कितना कंपोनेंट ऐसा है जो कि गुडविल बना रहा है, तो ये आप अलग अलग नहीं कर सकते, पर गुडविल तो बनती जा रही है ना, तो वो कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है, तो गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती है, पर उसको हम कहते हैं IFRS की जबान में ऑफ द बुक्स इंटेंजिबल। कौन सा इंटेंजिबल? ऑफ द बुक्स इंटेंजिबल का मतलब है इंटेंजिबल एग्जिस्ट करता है बट बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने में बनी। पर हाँ, मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी भाईजान, मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं?
कॉस्ट मेजर। अच्छा आप बताओ, वापस वैल्यू अगर गुडविल की ऊपर जाती है तो क्या मुझे पता है कितने में गई? तो आप जो हमसे खरीदेगा वो मेजर करेगा, उसकी भी गुडविल होती है, मेजर होती है, ऐसे ही होती है भाई। अगर प्राइवेट कंपनी है, वो बिजनेस करे जा रही है, तो उसकी वैल्यूएशन ऐसे होती है जो मैं तुम्हें IFRS 13 बता रहा हूँ, सही ना? पूरी ये बिजनेस मॉडल बनते हैं, हम उसके कैश फ्लोज देखते हैं कि फ्यूचर में कितना कमाएगा, तो उसकी अर्निंग पोटेंशियल की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी बनती है, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं मैक्सिमम बंदा इस कंपनी को उतना तो देगा ना जिसमें इतना अर्निंग पोटेंशियल है। तो ये BFD की वैल्यूएशन है पूरी, सही है? तो प्राइवेट कंपनी की भी निकलती है वैल्यू, पर वो इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं, एक्टिव मार्केट नहीं होती। वैल्यूएशन करवानी पड़ती है ना एक्सपर्ट से, मतलब हम जब किसी कंपनी की इम्पेयरमेंट असेसमेंट करते हैं या गोइंग कंसर्न असेसमेंट, तो उसमें हम करते हैं ये। यानी यहाँ तक क्लियर है? आगे आ जाओ जी, ये कॉपी कर लें प्लीज, लाजमी है ये। बिफोर वी डू कंसोलिडेशन, हो गया कॉपी? है, करें करें करें। अच्छा, कंसोलिडेशन अभी होगी शुरू इसके बाद, अभी तो हमने प्रोसेस समझा, प्रोसेस नहीं समझते तो कंसोलिडेशन समझ नहीं आती। अच्छा खैर, वैसे ही ये कॉपी करने के बाद स्टेप लिख लेना। पहला स्टेप क्या होता है? कैलकुलेट नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन। लिखो, स्टेप 1 होता है कैलकुलेट नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन। कैलकुलेट नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन, लिख लिया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप लिखें, चलो वापस से पहला बोलते थे, कैलकुलेट नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन। दूसरा स्टेप लिखें, पार्क फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, पार्क फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स। तीसरा, कैलकुलेट गुडविल, कैलकुलेट गुडविल। भाई यही किया ना अभी तक हमने? चलें, ये हिसाब किताब हो गया। अब आप इधर आ जाएं। अच्छा प्लीज देखिएगा इधर, मैं कह रहा हूं ऑल्टरनेटिवली इन एग्जाम या इन प्रैक्टिकल लाइफ हम ये भी कर सकते हैं। इधर देखिएगा भाई, मैं एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करूं या डायरेक्टली इक्विटी को पिक करूं, मेरे हिसाब से बात एक ही है। अगर, और मैंने कहा हुआ है कि अभी क्योंकि ये रिफ्रेशर भी है, रेगुलर भी है, इसमें अगर आपको समझने में इतनी सी भी दिक्कत हो तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं वापस से। मैंने कहा मैं एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करूं तो क्या बचती है? इक्विटी, हाँ या नहीं? और मैं डायरेक्टली इक्विटी पिक कर लूं तब भी बात एक ही है, सरमाया है ना। सरमाया क्या होता है? इक्विटी, लगाए हुए कमाए हुए पैसे। तो कहने का मतलब ये है कि मैं डायरेक्टली इक्विटी पिक कर लूं तो मुझे लंबी करने की नीड नहीं है ना कि एसेट्स में निकालूं लायबिलिटीज निकालूं, डायरेक्टली इक्विटी पिक कर लो, बात एक ही है। तो मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इस दिन की इक्विटी पिक करूं तो 1000 का आपका कैपिटल था, 1000 का कैपिटल था बच्चों, रिटेन अर्निंग कितने की थी? ये क्या आ गया? नेट एसेट्स की बुक वैल्यू, नेट एसेट्स की बुक वैल्यू आपके सामने आ गई। आप सबसे मैं पूछता हूं कि इस बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के अंदर पीपी कितने का शामिल है? 2500 का। कितने का? आप एक दिमाग लगाएं, आप अगर एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर रहे थे तो उस एसेट्स का कंपोनेंट 2500 का था ना, तो इस इक्विटी में भी वो कितने का है? 2500 का। क्या हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर 400 रुपए की कमी है? क्योंकि आप खुद देखें, अगर मैं एसेट्स को ऊपर से, एसेट्स में से लायबिलिटीज मैपिंग होनी चाहिए, एसेट्स में से लायबिलिटीज, एसेट्स में से लायबिलिटीज। कहने का मकसद आपसे बच्चों ये है कि अगर एसेट्स को मैं बढ़ा दूं तो मैं नेट एसेट्स
कोई एसेट माइनस लायबिलिटी इक्विटी होती है ना, आप यहाँ पे करके देख लो, ये एसेट्स 3100, इसमें से लायबिलिटीज माइनस करो 300 की, कितना आ गया 2800। ये 2800 इज द रिफ्लेक्शन ऑफ कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग, कैपिटल एंड यही है ना, तो मैंने कहा मैंने डायरेक्टली ये उठा लिया है। अब कहने का मकसद ये है कि अगर ऊपर एसेट्स इंक्रीज हो जाते कितने से, तो ये इक्विटी भी तो बढ़ जाती ना कितने से, क्योंकि मेरा सरमाया इंक्रीज हो जाता। अज्यूम करो सरप्लस बुक करते भाई, रीवैल्यूएशन सरप्लस बुक होता, जो कि हुआ क्योंकि ये कॉस्ट मॉडल पे भाई। कहने का मकसद ये है कि अगर वो रीवैल्यू होता तो इसकी इक्विटी इतनी रहती है 400 से एनहांस हो जाती। ये सिखाना चाह रहा हूं, बात क्लियर है जी? वापस से बताता हूं, देखो भाई, आपने एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस किया, एसेट्स कितने के जल्दी बताओ, 3100 के, हमने भी नीचे किया हुआ ना, ये 3100, इसमें से 300 माइनस किया, कितना आ गया नेट एसेट्स 2800। अच्छा 2800 इज द रिफ्लेक्शन ऑफ कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग, जो आज तक कंपनी ने कमाया या लगाया। ये क्लियर है? कैपिटल और रिटेन यहां से क्लियर है? अच्छा मैंने कहा अगर मैं लंबी करके जाता, जो मैंने आज तक किया हुआ था, मैंने कहा एसेट्स को इंक्रीज किया कितने से, 400 से, क्योंकि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी ना। मार्केट में ये एसेट कितने का बिक सकता है, 2900 का, बुक्स में कितने पे, कितने से कम है। आप सोचें कि अगर ये एंट्री सब्सिडी कर चुका होता तो उसने एक एंट्री बनाई होती पीपी डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस, तो इसकी इक्विटी 400 से एनहांस हो जाती। मैं कह रहा हूं ये तो इतना लंबा प्रोसेस करके जा रहे हैं तो इतनी देर लग रही है ना। मैं कह रहा हूं सिंपल क्या काम करें, आप एक काम ये करें, आप उठाएं सिर्फ इक्विटी। आपको एक बात पता है ना, इस इक्विटी में एसेट का इंपैक्ट कितना है, जल्दी बताओ, 2500 का, होना कितने का चाहिए। अगर मैं वो 400 रुपए सिर्फ यहां चिपका दूं तो सब सही हो जाएगा। पहले तो बात समझ आई, क्लियर है अब? यानी तुम खुद देखो ना कि अगर मैं एसेट्स इंक्रीज कर लूं कितने से, तो मेरी इक्विटी भी कितने से इंक्रीज हो जाएगी। तो मुझे एसेट्स लायबिलिटीज की मेहनत करने की नीड नहीं है, इक्विटी उठाओ, उसके अंदर डिफरेंशियल मार दो बस। क्लियरिटी है? सॉर्ट ऑफ वैल्यूएशन, सॉर्ट ऑफ वैल्यूएशन। ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, बात क्लियर है जल्दी से भाई? तो हमने कहा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितने की, 400 की। हमने इसको जब सम किया तो ये कितना आ गया, 3200। ये क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अच्छा इसके बाद क्या निकाल ली हमने, गुडविल। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, हमने कंसिडरेशन कितनी दी है भाई, 3500। यार ये कैसी बेवकूफी से, आपने तो ज्यादा पैसे दे दिए। बाकी क्या है, गुडविल। और गुडविल कैसे निकलती है, इसमें से क्या माइनस कर लो, नेट एसेट्स की बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू। क्योंकि तुम खुद बताओगे मुझे, तुमने उस पीपी के लिए पैसे कितने दिए थे, 2500 2900, तो तुम्हारी जेब से ज्यादा पैसे लगे हैं ना, तो तुमने उसके ऊपर जितने दिए हैं वो गुडविल है। पीपी के लिए दिए वो गुडविल नहीं है, पीपी के ऊपर जो दिए वो क्या है, गुडविल है। चलिए जी, तो हमने कहा कि भाई ये आ गया 300 की गुडविल। यहां तक कोई मसला? अभी भी अल्लाह की कसम कंसोलिडेशन नहीं की, सिर्फ मैकेनिज्म समझा है। अब तुम बताओगे मुझे, सर इज द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। भाई बताओ कौन से दिन पे हो रही है ये पूरी कहानी कौन से दिन की चल रही है? क्या मैंने अल्लाह की कसम तुम्हें रिपोर्टिंग डेट पे लेकर गया हूं? मर जाते अगर पहली अकाउंटिंग वहां से शुरू करता मैं। असल में रिपोर्टिंग कौन सी डेट की होती है? बोल रहा हूं रिपोर्टिंग ईयर एंड की होती है, फिर बोल रहे हो एक्विजिशन की होती है। रिपोर्टिंग डेट की होती है, रिपोर्टिंग। पर ये सारी कारस्तानियां नहीं समझाऊंगा तो वहां पे जिंदगी का अजाब बन जाओगे आगे कोने पे चौरंगी पे कि उस दिन क्या हुआ होगा। बात क्लियर है? अभी हमने अल्लाह की कसम रिपोर्टिंग सीखी या उस दिन सीख रहे हैं कि हो क्या रहा था? अभी भी कंसोलिडेशन शुरू, पर कंसोलिडेशन से पहले जो चीजें होती हैं वो सिखा रहा हूं ताकि समझ आए कि इन्वेस्टमेंट के अंदर, आखिरी बार बता दो मेरी दिल की तसल्ली के लिए, इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या एसेट्स और लायबिलिटीज हैं? किसके? सब्सिडी के। बुक वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे। क्या इन्वेस्टमेंट के अंदर गुडविल है? तुमने क्लब की है, ये रही, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है 3500 में 3200 एसेट्स और लायबिलिटीज है, बाकी गुडविल है। आगे चलें? पक्का? आओ आप कंसोलिडेशन करते हैं और इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। इधर देख लो, ये हो गया पहले दिन की अकाउंटिंग खत्म हो जाएगी। रिक्वेस्ट से लिखना नहीं यार प्लीज, क्योंकि तो ये मुसीबत सामने विंडोज का लाइसेंस आया हुआ है, सही है? इधर
प्लीज फोकस के साथ। हमने कहा कि भाई चलें सर इधर आ जाएं, पूरी कैलकुलेशन आपने हमें सिखा दी, हम इसको नीचे धकेल के ले गए। ठीक है, कह रहा है भाई पीपी के लिए 2029 दिए ना, बिल्कुल ऐसा ही है। आगे जी इधर आ जाओ। अब हम कौन सा एफएस बनाएंगे भाई? ये देखो यहां पे लिख दिया कंसोलिडेटेड एफएस। या प्लीज यार तुम्हारे अल्लाह की कसम है तुम्हें लिखना नहीं, सिर्फ इधर फोकस करना, क्योंकि कह रहा हूं इतनी मेहनत की है ना तो उसका मतलब एक सिला होना चाहिए। यहाँ पे इधर देखो, मैंने कहा भाई कंसोलिडेटेड एफएस का मतलब ये कि दोनों को एक कर लो, दोनों को। अब इतनी इंपॉर्टेंट बातें कहूंगा, अगर तुम लोगों ने मिस की तो फिर गलती तुम्हारी है, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल ग्रास रूट से यहां पे लेके आया हूं ये समझाने के लिए सिर्फ। अब इधर देखो प्लीज, कि ये स्टैंडर्ड ये कहता है, ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि अभी जब ये कंपनी अलग अलग दिख रही है तुम्हें, तो ये इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है, मेरी बातों पे फोकस होकर देखना, ये इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है कि मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसमें, मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसमें, किसमें? सब्सिडरी में। पर ये कंपनियां भी अलग अलग हैं, होनी भी चाहिए, इसके ऑपरेशंस अलग हैं, उसकी कमाई अलग है, इसकी कमाई अलग है। आगे सुनो, ये स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि जब तुम कंसोलिडेट करोगे ना, इतनी बारीक बात कहने जा रहा हूं, मिस किया अल्लाह की कसम गया कौन सा बात से, फिर जिंदगी में किसी का बाप नहीं समझा सकता। कंसोलिडेशन मेरा दिन रात का काम है, इसलिए कह रहा हूं फोकस होकर सुनना। मैं कह रहा हूं कि ये स्टैंडर्ड तुम्हें ये कह रहा है, तुम्हें पता है इन्वेस्टमेंट के अंदर उसके एसेट, उसकी लायबिलिटी, गुडविल तीनों है, हाँ या नहीं? तो बोल रहा है जब तुम कंसोलिडेशन करोगे ना, खुदा के वास्ते इन्वेस्टमेंट को हटा देना, वरना 2 बार हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ? वापस समझाता हूं, मुंह तो बना रहे हो, थोड़ा सा इधर सुन लो। इन्वेस्टमेंट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज है किसके? ये अभी ये बता रही है कि मैं ओनर हूं उस कंपनी की जिसके एसेट्स और लायबिलिटीज, गुडविल सब है इसमें। इतनी मेहनत इसलिए की थी कि ये समझा पाऊं, वरना मैं बोलता इन्वेस्टमेंट को हटा के बोल ना, बोले पता नहीं क्या कह रहा है। अब बात समझ आ रही है कि ये इन्वेस्टमेंट बोल रही है, इटसेल्फ बोल रही है कि उसके एसेट्स और लायबिलिटीज इन्वेस्टमेंट में छुपे हुए, ऐसा है, इन्वेस्टमेंट में छुपे हुए, गुडविल भी छुपी हुई है। अब आपको कंसोलिडेशन का मैकेनिज्म ये कह रहा है कि भाई खुदारा आप इन्वेस्टमेंट को हटाएं और असल चीजें ले आए, इन्वेस्टमेंट को हटाएं और उन चीजों को उनके नाम से ले आए, उन चीजों को। अभी भी तो मैं डिनाइल तो है नहीं, तुम सब इस बात से मुकर भी नहीं सकते, क्योंकि तुम लोगों ने कहा इसके अंदर एसेट लायबिलिटीज हैं, गुडविल भी है। वो कह रहा है कि भाई जब उसको असल नाम से लेकर आ रहे हो, इन्वेस्टमेंट के अंदर भी है, तो कितनी बार हो जाएगा? तो एक बार हटाओ ना। वो बोल रहा है जो ये अलग अलग है तो समझ आता है, ये बता रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट है, पर जब पूरी कंपनी को उठा के अपने पास लेकर आ रहे हो फिर इसको हटाओ ना। वो कह रहा है अब आप ये करें कि इस इन्वेस्टमेंट को हटाएं और असल चीजें ले आए। यहां तक क्लैरिटी है? इसके अलावा कोई होगी वो तो आएगी। मैं कौन सी हटाने की बात कर रहा हूं? सब्सिडरी वाली। भाई देखो, अब भाई देखो समझ आएगा, देखो अल्लाह की कसम खाओ, समझ आया ये बात पक्की? देखो इन्वेस्टमेंट की एलिमिनेशन, वहां पे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है यू नीड टू एलिमिनेट इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडरी, उसका मतलब ये है, एलिमिनेशन का मतलब समझ आया? वो लॉजिकल बात कह रहा है कि भाई, अच्छा वो कह रहा है अल्लाह की कसम आ गया, इधर सुनो फोकस। चलो भाई, हमने कहा इन्वेस्टमेंट हटा दी, ये बात से मुकरने नहीं दूंगा। अब इधर मैंने कहा भाई मैं सबसे पहले आ गया प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट पे। इधर देखो, अच्छा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आप मुझे गाइड करें, पेरेंट का प्लांट कितने का है? 3200 का। चले ये आ गया। सब्सिडरी का कितने का दिख रहा है? पहले तो आप ये 2500 डालें, आप कहेंगे बाबू नहीं हमने इसके लिए कितने पे किए? 400 ज्यादा पे किए, क्योंकि तुम ही वो शख्स थे जो इन्वेस्टमेंट में लेके आए थे। तो ग्रुप के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से, पेरेंट के हिसाब से ये चीज सस्ती है या महंगी है? सस्ती है महंगी है? महंगी है तो महंगी पे लाऊंगा ना। कहने का मकसद ये है कि तुम सब इस बात की गवाही दोगे, इन्वेस्टमेंट के अंदर ये पीपी कितने का छुपा हुआ था? 2900 का। तो क्लब भी कितने पे होगा? तो फिर आईएफ वाले समय कहता है यू नीड टू पार्क फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। यू नीड टू पार्क फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एट द डेट ऑफ, क्योंकि वो कह रहा है भाई उतने पे दिखाओ ना जितने का तुम्हें पड़ा। अच्छा अब आखिरी बात, क्या सब्सिडरी की वैल्यू चेंज हो गई या वो अपनी जगह है?
ये सिर्फ कंसोलिडेटेड बुक्स में तुम कर रहे हो क्योंकि तुम्हें महंगा मिला है। तो यानी ग्रुप के हिसाब से ये एसेट कितने का है? 2900 का। सेपरेट बुक के हिसाब से कितने का है? अगर मैं ग्रुप का मालिक हूं तो क्या मैं ये कहूंगा कि मेरा पूरा सरमाया मुझे 2500 का मिला था या 2900 का? तो जितने का मिला है वो दिखाओ भाई। पहले बताओ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट समझ आई? क्योंकि आप वो शख्स है जिसने 400 रुपए से इसको क्या किया था, महंगा खरीदा था, तो वो महंगा ही दिखना चाहिए, सस्ता महंगा। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? चलो एक आगे की बात बताता हूं, समझ आ जाए तो मजा आ जाएगा। सब्सिडी अपनी अकाउंटिंग खुद करेगा ना। सब्सिडी कौन सी अमाउंट को डेप्रिशिएट करेगा? 2500 को। वेरी गुड यार। 400 को आप करेंगे कंसोलिडेटेड बुक्स में। क्यों? क्योंकि हमारे लिए तो महंगा है ना, तो ग्रुप के लिए सस्ता था, महंगा था। सब्सिडी कितने की अकाउंटिंग कर चुकी होगी? आपको बकाया किसकी करनी है? क्योंकि आपको मस्ती थी, आपने महंगा खरीदा है, करो तो फिर महंगा है तो फिर डेप्रिशिएट भी ज्यादा ही होगा। बात समझ आ रही है? पक्की बात है। पर ये आज की बात है या फ्यूचर की? फ्यूचर की। अभी हम आज पे खड़े हुए हैं, कोई मसला? क्योंकि देखो वो कहता है भाई ग्रुप को जो चीज महंगी मिली उसका डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखाओ। डेफिनेट सी बात है, अंडरस्टैंडेबल। ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, क्लियर है जल्दी से भाई? तो भाई हमने किया 3200, 2500, 400, कुल मिला के ग्रुप के एसेट्स, ग्रुप का सरमाया कितना? 6100। इसके अंदर क्या 400 जो महंगा खरीदा है वो भी है? तो तुम कहोगे मेरे लिए ये महंगा था भाई क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट महंगी की थी, पर इन्वेस्टमेंट अब दिख रही है, हटा दी, हटा दी, और उस हटाने के अगेंस्ट में असल एसेट्स को ले आया, वो भी उतने पे जितने पे मुझे पड़े थे। ये कोई मसला? पक्की बात है। आओ आगे देखते हैं। मैंने कहा भाई इन्वेंट्री, हाँ भाई इन्वेंट्री में 800 और कितना आ गया? 1400, क्योंकि तुम लोगों ने कॉपी किया हुआ है। इसमें कोई एडजस्टमेंट थी? अच्छा आप जरा बात समझिएगा, मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं तुम्हारी इन्वेस्टमेंट में गुडविल भी थी। थी? किसकी थी? कॉस्ट मेजर की? तुम्हारी कॉस्ट है, दिखनी चाहिए, दिखाओ कितने की? तो सेपरेट बुक्स में आ रही थी? क्यों? कॉस्ट कैन नॉट बी, पर हम क्यों दिखा रहे हैं? आप पता कर क्या रहे हैं? आप जो इन्वेस्टमेंट में कह रहे थे ना कि ये सब है, वो हटा के असल में चीजें ला रहे हो। उसका एसेट जितने में मिला, उसके गुडविल के जो पैसे दिए थे वो दिए, वो आ रहे हैं। बात समझ आई? तो फिर आपको ये स्टैंडर्ड कहता है यू नीड टू शो गुडविल इन द कंसोलिडेटेड बुक्स। भाई इसलिए क्योंकि कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल। अच्छा अभी तक आपकी इन्वेस्टमेंट में एसेट्स थे, गुडविल थी? अल्लाह की कसम एसेट और गुडविल रिकॉर्ड हो चुके हैं। क्या बाकी है? लायबिलिटी। बात क्लियर है? पक्की बात है? चलें जी, अब हम आ गए यहां पर, इसका पहले सम कर लेते हैं। कोई मसला? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, अब आगे हमने कहा अब आप आ जाएं शेयर कैपिटल पे। शेयर कैपिटल कितना आ रहा है भाई? 2000। सब्सिडी का यहां पे सिर्फ 2000 आएगा। रीजन 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 दे रहा हूं, कोई बता सकता है? सोचो। क्योंकि आप इसको यूं समझ लेते हैं, देखो दो कंपनीज अलग अलग है ना, तो वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट इसमें हुई हुई है, इसको शेयर इशू हुए हुए। बात समझें, दो कंपनी जब अलग अलग हैं, प्लीज सुनिएगा, दो कंपनी जब अलग अलग हैं तो हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इसमें हुई हुई है, शेयर इसको इशू हुए हुए। इट मेक सेंस कि ये अलग अलग है, पर व्हेन यू कंसोलिडेट इट, क्या ऐसा दिखाओगे अपने आप को शेयर इशू किए हुए या हटा दोगे? तो यानी ग्रुप का मतलब है सिर्फ एक एंटिटी, पेरेंट। तो कैपिटल भी सिर्फ किसका होगा? पेरेंट का। सब्सिडी का आ नहीं सकता, क्योंकि सब्सिडी का इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप उसकी इक्विटी को हटा के ही तो चीज अपने पास लाए हो। उसकी इक्विटी इज नो मोर इक्विटी, वो सिर्फ एक ही इक्विटी है, कौन है? पेरेंट।
उसके एसेट्स लायबिलिटीज ले आए ना, उसकी इक्विटी क्यों ला रहे हो? वो तो अलग कंपनी है, वो तो आप कह रहे हो अभी मैं हटा के उसके एसेट लायबिलिटीज अपने पास ले आया। और इसकी दूसरी लॉजिक ये है कि अलग अलग है तो दिख रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट है, इसको शेयर इशू हुए हुए, पर जब ये मिल जाएंगे एक हो जाएंगे, तो जब मैं इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा रहा तो क्या उसके शेयर कैपिटल दिखाऊं? नहीं, वरना ऐसा लगेगा कि अपने आप को शेयर इशू हुए हैं। अपने आप को शेयर इशू होते हैं, लोगों को होते हैं, तो अपने आप को नहीं होते ना, शेयर कैपिटल भी एलिमिनेट हो जाएगा। नहीं, डे वन के ऊपर आप सब्सिडरी का शेयर कैपिटल हटा देंगे। पहले बताओ ये बात क्लियर है? पक्की बात है? किसका कैपिटल हटाया मैंने? सब्सिडरी का। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जब उसके एसेट्स और लायबिलिटीज लेके आ गए तो कहानी खत्म हो गई। आप कह रहे हैं उसे इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में लेकर आया ना, तो उसकी इक्विटी लाने की कोई नीड नहीं है। चलिए जी, यहां तक कोई मसला? जल्दी बताओ, जल्दी से प्लीज सारे बच्चे यार, फोकस के साथ। अच्छा, अब एक और चीज यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इधर। अब हम कर रहे हैं क्या भाई? लिखे बगैर पहले इधर देख लो भाई। रिटेन अर्निंग मैंने कहा, मैंने कितनी दिखाई है? सिर्फ किसकी है? अब मैं तुम्हें इसका प्रूफ देता हूं, प्लीज फोकस के साथ। एक मिनट जवाब देता हूं, फोकस के साथ। इधर लिखना बंद, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, पहले सुनेंगे। रिटेन अर्निंग मैंने सिर्फ किसकी दिखाई है? अब एक बात समझो, मैं तुमसे पूछूं, तुमने यहां पर हिसाब किताब किया है मेरे साथ, ये रहा, तुमने 1 जनवरी को ये कंपनी खरीदी है? हाँ जी। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है? आज तक की कमाई। आज तक की। मैं आपसे अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के पूछ रहा हूं, क्या सब्सिडरी का कमाया हुआ पैसा आपके लिए आज तक की कमाई है या आपके लिए कॉस्ट है? बात आई समझ? भैया आपने तो उसके लिए पैसे पे किए ना, ये देख लो आपके सामने, 1800 के लिए पैसे पे किए। आप बोल रहे थे ना सरमाया कितना है इसका, तो एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करके आपने सरमाए के लिए पे किए थे, तो कॉस्ट तो आपकी इनकम है, या इनकम इसके बाद होगी? इनकम इसके बाद होगी जी। सब्सिडरी अब कुछ कमाएगी। इसकी बेसिक एग्जांपल पता है क्या? मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा 50 रुपए का, अच्छा, और मैंने 60 रुपए का इसको बेच दिया, मेरी कमाई कितनी है? इसकी कमाई, इसके लिए कॉस्ट है ना, तो ये तो कह रहा हूं, जो 10 मेरी कमाई है, मेरा गुल्लक है ना, इसके लिए क्या है? इसकी कमाई कब होगी? इसके आगे। तो कहने का मतलब यह है, वो आपको स्टैंडर्ड इटसेल्फ कह रहा है कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग को कटा देना, क्योंकि वो आपके लिए क्या है? इनकम कब होगी? इसके बाद। तो क्या हम अभी अकाउंटिंग एक्विजिशन की सीख रहे हैं, रिपोर्टिंग की? एक्विजिशन की। क्योंकि बाखुदा अगर मैं आपको डायरेक्ट रिपोर्टिंग शुरू करता ना, आप बोलते सर रिटेन अर्निंग कहाँ गई, सिर्फ प्रॉफिट क्यों लेकर आ रहे हैं? तो ये सारी बातें यहां पे बन रही हैं। पहले तो लॉजिकली बात क्लियर है। तो अगेन आज के बाद 2 बातें बताओ मुझे। इन्वेस्टमेंट क्यों हटाई थी, जल्दी बताओ? क्योंकि 2 बार हो जाता है ना, एक तो इन्वेस्टमेंट में एसेट लायबिलिटी है, फिर लेकर आ रहे हो, कितनी बार हो गया? चलो वेरी गुड। अच्छा, क्या मैंने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की? यस, क्योंकि सब्सिडी की बुक्स में हुई भी, क्योंकि आपको जितने का पड़ा उतने का दिखना चाहिए। दूसरी चीज गुडविल दिखाई, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट का पार्ट थी, मैंने दिए हैं पैसे तो वो भी एसेट दिखाऊंगा। तीसरी चीज शेयर कैपिटल और सब्सिडी दिखाओगे, वरना क्या लगेगा? अपने आप को शेयर इशू हुए में, जो कि होना। अच्छा, सब्सिडी की रिटेन अर्निंग दिखाई, क्यों? इनकम होगी इसके बाद। वेरी गुड। चलें जी, लायबिलिटीज। हाँ भाई फोकस के साथ। लायबिलिटीज मुझे बताओ, 800 की है और 300 की है, ऐसा ही है भाई? अच्छा, जब 800 और 300 मैंने ऐड किया तो 1100 बन गया, तो देखो कुल मिला के कितना आ गया भाई? 7800। और मेरे एसेट भी कितने हैं भाई? 7800। पहले बताओ ये बात क्लियर है? चलें अब एक ऐसी कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन, बिल्कुल ऐसा ही आयशा, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन जी। अभी बैलेंस कर रहा हूं ना, 1 मिनट दे दो बस, अभी तुम्हारे लिए कर रहा हूं। इधर देखना 1 मिनट जल्दी भाई, भाईजान इधर 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 लिखना है, लिखना है इधर देखो पहले। 7800 इज द सम ऑफ 2 बैलेंस शीट्स, हाँ या नहीं? अब तुम एक बात का जवाब दो, जब 7800 इज द सम ऑफ 2 बैलेंस शीट्स, इसमें से पेरेंट एंटिटी के एसेट हटा दो। समझा रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं भाई। तुम एक काम करो ना, इसमें से पेरेंट एंटिटी के हटा दो। पेरेंट एंटिटी के एसेट्स कितने हैं? हाँ भाई 3200 और
800 यही थे ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, ऐसा है। कितना हो गया 4000। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इसमें ब्लंडर नहीं मारना, मैं फिर कह रहा हूं, इसमें इन एसेट्स के अंदर अगर मैं लेस करूं 4000, कितना बचा 3000 लेफ्ट ओवर, लेफ्ट 3800, ये है। ये 3800 तुम मुझे बताओगे किसके एसेट्स होने चाहिए? सब्सिडरी के, पक्की बात है। आओ देखते हैं, सब्सिडरी के एसेट्स तो 3100 आ रहे हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक तो तुम्हें एसेट महंगा मिला था, कितने का 400 का, कितने हो गए 3500, 400 की क्या है 300 की क्या है गुडविल, बराबर हो गया। तो यानी आपने हिसाब वही किया जितने का तुम्हें पड़ा है। आपने सिंपल क्या किया, ये चीज इन्वेस्टमेंट में रखी हुई थी ना, उसको हटा के असल चीजें ले आए, कोई गलती है? अच्छा अब इधर आ जाओ, यहां पर लायबिलिटीज के अंदर, इसमें कितनी लायबिलिटी ऐसी है जो पेरेंट एंटिटी की है? कितने की? 800 की। तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं 800 की पेरेंट की लायबिलिटी माइनस करूं तो कितना बच गया 300। अच्छा अब 3800 में से 300 माइनस कर दो, हाँ जी 3500 आता है। आपकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 3500 की। आपने इसी की तो अक्कासी अपनी कंसोलिडेटेड बुक्स में दिखाई है। जितने की चीज आपको पड़ी थी उसका ब्रेकअप ले आए हो, बस ये हुआ है, और तो कुछ भी नहीं हुआ। यहां तक बात की क्लैरिटी है? यानी कहने का मकसद ये है कि जब आप सेपरेट बुक्स की बात कर रहे थे ना बच्चों, तो सेपरेट बुक्स में आपकी इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ दिखा रही थी नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी प्लस गुडविल, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी प्लस वो कैश के अगेंस्ट में दिखाई दी कि कैश दे चुके हो आप। अब क्या कर रहे हो, उसी इन्वेस्टमेंट को हटा के वही असल चीजें ले आए, बैलेंस शीट डली है। बात समझ आई? जेब से पैसा कब गया था आपके? जब शेयर खरीदे थे। जब शेयर खरीद लिए उसके बाद ये कंपनी मेरी हो गई, हाँ या नहीं? जब कंपनी मेरी हो गई तो उसके बाद कोई कैश आउटफ्लो है या सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है? सिंपल है भाई, आपने जब पैसे दिए थे आपको पता था इस चीज के लिए दिए थे। अब जब कंसोलिडेशन करनी है उसी चीज को हटा के असल चीजें ले आओ, बैलेंस शीट टैली रहेगी। यानी ये इन्वेस्टमेंट एसेट और लायबिलिटी जो गुडविल को प्रेजेंट कर रही है ना, मैंने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करके एसेट लायबिलिटी गुडविल ले आया, कहानी खत्म। तभी बैलेंस शीट डली है। बात समझ आ रही है? पहले बैलेंस शीट डली कैसे थी? कैश क्रेडिट हुआ था कितने से? 3000, और इन्वेस्टमेंट डेबिट हुई थी कितने से? 3500 से। ये 3500 इटसेल्फ एसेट लायबिलिटीज गुडविल को प्रेजेंट कर रहा था। मैंने सिंपल एक काम किया, जितने से क्रेडिट किया उतने से ही चीजें डेबिट की हैं, जितने से इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया उतने से ही आपके सामने है, आपको प्रूफ किया ना पूरा। ये देख लो ना भाई, ये रहा 3800 के एसेट्स हैं, 300 की लायबिलिटी, कितना हो गया 3500। तो मैंने भी तो यही किया है कि वही इन्वेस्टमेंट जो बता रही थी कि ये एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, उसको असल में ले आया, इन्वेस्टमेंट को हटा दिया। तो जितने से क्रेडिट किया है उतने से ही। दिस इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन, तभी तो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी, बट हाउ टू प्रेजेंट ये सिखा रहा हूं। बात क्लियर है? यानी आज के बाद आप जब भी कंसोलिडेशन करेंगे तो क्या उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे, हाँ या नहीं? क्योंकि आपका जवाब ये होगा कि सर इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि उसी के अगेंस्ट में तो ला रहा हूं चीजें। अगर नहीं हटाऊंगा तो कितनी बार हो जाएगा? शेयर कैपिटल दिखाएंगे, क्यों? इसलिए कि अपने आप को शेयर इशू किए में जो कि ऑलरेडी एलिमिनेटेड है। रिटेन अर्निंग क्यों नहीं दिखा रहे? कॉस्ट है, और इनकम होगी इसके, और वो तब होगा जब हम कौन सी डेट की अकाउंटिंग करेंगे? रिपोर्टिंग डेट की। पर अब एक बिल्कुल मुझे एक बात बताओ फोकस के साथ, क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ कंसोलिडेशन समझ आया? कौन से दिन की अकाउंटिंग है? इतनी एफर्ट करने की सिर्फ एक वजह थी कि बुनियाद रख दी जाए, बेस। आगे आगे देखो ये स्मूथली चलता रहेगा अगर पहला दिन क्लियर है। इसमें कोई सवाल तो नहीं है जी? शेयर प्रीमियम कुछ भी नहीं आता ना भाई। चलो शेयर प्रीमियम हो तो तुमने उसके भी पैसे पे किए होते, कवर हो जाता ना। एसेट्स और लायबिलिटीज में कवर हो जाता, सरप्लस होता तो भी कवर हो जाता। सही है जी?
वो यही पूछ रहा है कि अगर कंपनी के रिकॉर्ड्स में प्रीमियम आ रहा तो उसके भी पैसे पे कर चुके होते ना। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा, पर वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन। सही है, चलें जी, अब हम इसका क्विज दे देंगे आपको एक्विजिशन डेट का। सही है जी, तो फिर इंशाल्लाह कल क्लास होगी और कल की क्लास में हम करेंगे इसकी रिपोर्टिंग डेट। कल छुट्टी क्यों भाई? कल फ्राइडे को छुट्टी नहीं है भाई, अभी मुझे ये पेपर पास कराना है। अप टू यू, हाँ सुबह दोपहर को होगी। सही है।